चलो बेटा सब लोग कॉपी कर लो और निकाल के मुझे वहीं से दिखा दो इसे। ऐसे नहीं खाली कॉपी दिखा दो, लिखा हुआ कौन सी केमिस्ट्री लिखो वैलिडेशन दिखा रहे हो। चलो देख रहा हूँ, ठीक है तो दिखाना कॉपी दिखाना तुम्हारी है। ये बेटा तुम्हारा ही फायदा, मेरा फायदा नहीं। इसमें क्या है, तुम्हारा बहुत अच्छे नोट्स बनाएंगे, ठीक है। और ये जरूरी है कोई भी अगर चेक करने आए तो आप बता सको कि हाँ सर ये कॉपी बनवा रहे हैं। एनसीईआरटी का मतलब अलग होता है, वो होता है, लेकिन हर कोई चीज जानता है। हाँ ये जब तक लिखा है जब सब लोग बनाओ, ठीक है। मेहनत से अच्छे भाई, जितना अच्छा आपका कॉपी होगा उतना अच्छा आप पढ़ोगे। बेटा ये कॉपी आपको आज नहीं, आज ही लानी है, हर दिन लेके आनी है, हर दिन, ठीक है। और मैं हर दिन बात चेक तो हर दिन नहीं करूंगा, लेकिन आपके बैग में ही सामने रखी होती है। और इससे ठीक है, एक मिनट अभी बैठे नहीं, मैं अभी बैठ के नहीं। सही थी इसके सही। और तुम लोग एक ही चैप्टर लिखा है, सही से नमस्कार, ठीक है। तुम लोगों को ये सही थोड़ा थोड़ा स्मार्ट नोट बनाते रहो बस, ठीक है। हमारा क्या नाम ये लोग को भी दिखा दीजिए। मतलब ये कॉपी नहीं खरीद सकते हैं, उसी में केमिस्ट्री वाले फिजिक्स में बात है, इतना ही है बस। थोड़ा और अच्छे से कॉपी नोट बनाओ, ठीक है। और ये बनाओ, चलो ठीक है बेटा। इसके पास भी है, लेकिन सबके पास होनी चाहिए, ठीक है। और मेरे हिसाब से तो यह है कि आप लोगों के पास अगर कॉपी होगी तो आपका फायदा है, उसमें तो कोई नुकसान थोड़ा है। चलो ठीक है, तो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे, वो कौन सा था? सेल। कौन सा था? हम लोग पढ़ रहे थे सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। हाँ आ जाओ, कॉपी लेके आइयो, दिखाओ। और बेटा जल्दी रिवाइज करना, किसी को डाउट हो तो मुझसे क्लियर करो, ठीक है। जल्दी से आज ये चैप्टर खत्म हो जाएगा और कल से हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे। बहुत अच्छा चैप्टर है और जिससे क्वेश्चन भी बहुत सारे आते हैं, वो है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, ठीक है। वो कल से स्टार्ट करेंगे। ला कॉपी दिखाओ जी। ये तो पूरी तुमने चलो ठीक है लागू, लेकिन सब लोग लेके आया करो पढ़ने, ठीक है, बैग में रख के। और बेटा एक बात और है, जो चैप्टर चल रहा होता है, अगर आपको इतने ज्यादा आप लोग अगर आप ऐसा कर सकते हो तो आप लोग कॉपी पेन लेके बैठा करो, ठीक है। और जो भी चीजें मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, आपको लग रहा है किताब में इंपॉर्टेंट है, सही है, तो वो आप लोग तुरंत ही नोट कर लिया करो। ये कॉपी ऐसे नहीं कि मैं वेरी गुड दूंगा इस पे या फिर कुछ चेक करूंगा बहुत अच्छे तरीके से या कोई सरकार के लिए भेजूंगा। ये आपकी कॉपी है, आपके पास रहेगी, ठीक है। मैं तो इसलिए देख रहा हूँ कि आप लोग समझदार हो और पहली बात आप लोगों को बनानी चाहिए, ठीक है। दूसरा क्या है कि अब जब अपने हाथ के नोट्स लिखे हुए होते हैं और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, तो जब हम कोई पेपर देते हैं, टेस्ट देते हैं, तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है उस टाइम पे, सही है। और उस टाइम पे आपको ये लगेगा कि यार किताब तो है जो है, लेकिन उसके साथ कॉपी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी।
तो इसीलिए आप लोग अभी से बनाते रहो, और मैं कहूंगा कि हर चैप्टर्स के आपके पास स्मार्ट नोट्स, मैं बोल सकता हूँ कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जिस चैप्टर के 20 हो, 25 हो, 30 हो, 40 हो, 50 हो, वो आप लोग हर चैप्टर्स के लिखते रहो साथ साथ, ठीक है। और यही अच्छे बच्चे की वो होती है, ऐसा नहीं कि हम लोग बस पढ़ रहे हैं, पता नहीं क्या पढ़ रहे हैं, एक कोई शेड्यूल ही नहीं है पढ़ने का, वो भी नहीं होना चाहिए। आप लोगों को एक प्रॉपर तरीके से पढ़ाई करनी है, तभी कुछ फाइनल रिजल्ट आएगा, ठीक है। चलो, तो हम लोगों ने जो चैप्टर स्टार्ट किया था वो कौन सा किया था? सेल। आज सारे बच्चे चले कहाँ गए? इसलिए अब इन्हें कल आने दो, फिर खड़ा करूंगा सबके सामने। हाँ चलो कोई बात नहीं, लेकिन ठीक है। आज वो कुछ लोग नानी घर भी गए होंगे, ऐसा भी होता है ना, मम्मी का चले गए, उसके बाद आए नहीं, वहाँ पर लौट गए बहुत सारे खाने लगे 2 दिन। चलो कोई बात नहीं, खाने दो, रक्षाबंधन है। अब हम लोग बात करते हैं सेल की। किसकी करते हैं? सेल की। सबसे पहले मैं जो पूछूंगा वो बच्चे बताएंगे, ठीक है, सही है। सबसे पहले ये बताओ, जो सेल की डिस्कवरी थी वो कौन से साइंटिस्ट ने की थी, किसको पता है? डेड सेल और लिविंग सेल दोनों की, किसको पता है बेटा? पता है सबको? तुम्हें क्यों नहीं पता है? तुम्हारा नाम क्या है? रश्मिका। तुम्हें क्यों नहीं पता है? पढ़ाई किया करो मेरे से। चलो ये तुम बताओ, बेटे बेटे बताओ। हाँ, लिविंग सेल की जो डिस्कवरी की थी वो अंटोन वो हुई, हाँ, और डेड सेल की थी रॉबर्ट हुई, और न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी रॉबर्ट ब्राउन ने, ठीक है, सब लोगों को पता है ना, ठीक है। अच्छा ये बताओ, सेल थ्योरी जो थी उसको प्रॉपर किसने बताया था, समझाया था पूरी तरीके से? विर्चो ने, ठीक है। उन्होंने 2 लाइनें कही थी, उन्होंने कहा था कि जितने भी लिविंग्स होते हैं वो किससे बने हुए हैं? सेल या उनके प्रोडक्ट से। और दूसरा उन्होंने बताया था, उन्होंने कहा था कि नई सेल जो होती है वो अपनी पुरानी सेल से ही बनती है, ठीक है। इसलिए उन्होंने एक कोएफिशिएंट दिया था, ओमने सेलुलर ई सेलुलर। पता है आप लोगों को इतनी बातें, ठीक है। इसके बाद जो हम लोग आते हैं, कोई बच्चा बताएगा सबसे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल का यूनिक, वो प्रोकैरियोटिक सेल का यूनिक फीचर कौन सा है? मीसोसोम। क्या है? मीसोसोम। जो क्या है? एक प्रोकैरियोटिक सेल का यूनिक फीचर है। बेटा मैंने कहा था प्रोकैरियोटिक सेल के पास मीसोसोम होता है, क्रोमैटोफोर होता है। इसके बाद मैंने कहा था कि यार आप बैक्टीरिया के बारे में पढ़ लो तो प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ लोगे। इसके बाद मैंने कहा था आपसे प्रोकैरियोटिक सेल के पास न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, न्यूक्लियॉइड बोलते हैं, जहाँ पे जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। सबसे अच्छी बात, इसके पास 70S राइबोसोम होता है, इसीलिए 70S राइबोसोम को हम लोग प्रोकैरियोटिक राइबोसोम भी बोलते हैं। पता है आप लोग इतना? बकाया मैंने कहा था आप लोग एक ही लाइन याद रखना, जितने भी मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होंगे सेल के पास प्रेजेंट, वो सभी प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होंगे? एब्सेंट होंगे, और यूकैरियोटिक सेल में क्या होंगे? प्रेजेंट होंगे। ये सब आपको पता है। इसके बाद हम आए थे यूकैरियोटिक सेल पे। अभी आपको प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में कुछ पूछना है किसी को? नहीं पूछना है, रट गया होगा, ठीक है। यूकैरियोटिक सेल पे अगर हम आए तो मैंने कहा था यूकैरियोटिक सेल के बाद ट्रू न्यूक्लियस होता है, जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं वो सारे प्रेजेंट होते हैं, चाहे वो मेम्ब्रेनस हो या फिर ना हो। मैंने ये भी बोला था कि खाली एक ही सेल के अंदर ऑर्गेनेल्स होता है जो नॉन मेम्ब्रेनस होता है, वो है राइबोसोम। क्या है? राइबोसोम के बारे में 2-3 बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो ये है कि राइबोसोम एक अकेला ऐसा ऑर्गेनेल्स है जो नॉन मेम्ब्रेनस है। दूसरा मैंने कहा था कि ऐसा ऑर्गेनेल्स है जो किसी ऑर्गेनेल्स के अंदर है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। पता है आपको? इसके बाद मैंने कहा था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर होता है, ठीक है, राइबोसोम। राइबोसोम का काम होता है साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। क्लियर है इतना? ठीक है। इसके बाद हम लोग आए थे एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। अच्छा प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करें तो मैंने कहा था वहां पे आपको ध्यान रखना है, खाली हाइड्रोफिलिक हेड होता है और हाइड्रोफोबिक टेल। हाइड्रोफिलिक हेड जो होता है वो आउटर साइड में होता है, और हाइड्रोफिलिक टेल होती है वो इनर साइड में होता है। इतना सब बच्चों को पता है, ठीक है। इसके बाद मैंने बताया था एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव। एक्टिव का मतलब जहां एनर्जी रिक्वायरमेंट हो, और मैं बोल सकता हूं जहां लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन, और जहां पे मैंने कहा था एनर्जी रिक्वायरमेंट ना हो उसे बोलते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। इसमें था क्या? डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। इसका मतलब होता है जब कोई चीज अपने आप हो, यानी कि हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, या मैं बोल सकता हूं हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर। क्लियर है इतना? ठीक है। अगले हम लोग आए थे सेल वॉल। सेल वॉल के 2-3 काम होते हैं, सेफ देना किसी को, उसका या प्रोटेक्ट करना, इन्फेक्शन से बचाना, ये सब होता है, ठीक है। हाँ ये भी सही बोल सकते हो। इसके बाद अगर हम बोले सेल वॉल के बाद एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम पे, अब मैं जिससे पूछूंगा वो बताएगा। आप बताओ बेटा, पीछे सहदेव क्या? हाँ सहदेव, आप लोग आप बताओ।
कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गेनेल्स आते हैं, बस नाम बताओ। नहीं पढ़ा है? चलो तुम बताओ, तुम्हारा नाम क्या है? हाँ क्या नाम? रिया, रिया नाम है। ये बताओ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गेनेल्स आते हैं? हाँ ठीक है, मैंने कहा था 4 ऑर्गन्स आते हैं किसमें? एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में, जिसमें पहला कौन सा होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा गोल्गी बॉडी, तीसरा, चौथा बैक्यूल। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ क्वेश्चन 100% आने के चांस है, ठीक है। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम क्यों के अंतर्गत क्यों आते हैं? क्योंकि इनका जो काम होता है वो एक से दूसरे से कोऑर्डिनेट मैनर में होता है। अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोटीन नहीं बनेगा तो मॉडिफाइड किसका होगा फिर? वो कौन कर रहा है? गोल्गी बॉडी। और गोल्गी बॉडी से क्या बनते हैं? लाइसोसोम। और जो बनता है वो वेस्ट मटेरियल कहाँ जाता है? बैक्यूल। समझ गए आप लोग? माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट का अलग फंक्शन होता है, उनको कोई मतलब नहीं होता है इन ऑर्गन से, तो इसलिए उसकी बात कहाँ करते हैं? अलग करते हैं। समझ गए आप लोग? तो ये तो हो गया तुम्हारा क्या एंडो। अब देखो मैंने कहा था ईआर के बारे में 2 बातें ध्यान रखना, एक होता है स्मूथ और एक होता है रफ। रफ वाला वो होता है इस पे राइबोसोम होते हैं, स्मूथ वाला वो होता है इस पे राइबोसोम नहीं होते हैं। मैंने कहा था रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है उस वो प्रोटीन सिंथेसिस में क्या करता है? हेल्प करता है। और जो स्मूथ वाला होता है वो किसमें करता है? लिपिड सिंथेसिस में, ठीक है। उसके बाद गोल्गी बॉडी उनको क्या करता है? मॉडिफाइड क्या करता है? या मैं बोल सकता हूँ पैकेजिंग करता है। क्या करता है? पैकेजिंग। बेटा मैंने कहा था गोल्गी बॉडी जो बना होता है वो सिस्टर्नी, वेसिकल और ट्यूब्यूल्स, 3 टाइप की स्ट्रक्चर होती है। तो सिस्टर्नी होती है, उनका एक साइड होता है सिस और एक होता है ट्रांस। सिस वाले को दूसरे नाम से बोलते हैं कॉन्वेक्स और उसको बोलते हैं कॉनकेव। पता है हम लोगों को? ठीक है, एक को बोलते हैं फॉर्मिंग और एक को बोलते हैं मैचुरिंग। इतना अगर आपको पता है तो इसके बाद आते हैं लाइसोसोम। लाइसोसोम मैंने कहा था मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है, सुसाइड बैग बोलते हैं। इसके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम क्या होते हैं? बाहरी होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। जहाँ पे कुछ डाइजेस्ट होना होता है वहाँ पे एक अपने आप को क्या कर लेता है? रेस्ट कर लेता है, और एंजाइम्स क्या होते हैं? बाहर निकल आते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग आए थे जो वो हम बात कर रहे थे किसकी? वैक्यूल्स। किसकी कर रहे थे? वैक्यूल्स का मतलब होता है खाली जगह, और ये 90% प्लांट में क्या होता है? वैक्यूल होता है प्लांट सेल में, और एनिमल सेल में मोस्टली क्या होता है? एब्सेंट होता है। अच्छा ये बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस होता है, तो आपको पहला तो पता है सेल वॉल, ठीक है, सब बच्चों रटा हुआ है। दूसरा क्या होता है? वैक्यूल, सही है, और क्लोरोप्लास्ट। इसके अलावा चौथा बताओ बेटा, सेंट्रियोल। सेंट्रियोल, ठीक है, अब रट गया बच्चों है चैप्टर जी, चलो सही है, ऐसे ही रटते रहो। सेंट्रियोल, ठीक है। यही तो पॉइंट्स होते हैं बेटा जो आपको यूनिक बनाते हैं। बकाया जो छोटे मोटे पॉइंट सबको पता होता है, सेल वॉल सबको पता है, किसी से पूछ लो खड़ा करके कि बताओ प्लांट सेल में क्या, वो पहला यही बताएगा क्या? सेल वॉल। आप लोग सेल वॉल ना बता के ये बताओ सेंट्रियोल, तो थोड़ा समझ में आए, ठीक है। ये आप लोग बताओ क्या, जैसे अगर आपसे पूछ रहा है प्रोकार्योटिक यूकेरियोटिक सेल में क्या डिफरेंस होता है, तो आप सबसे पहले बताओ मीसोसोम। क्या बताओ? उसके बाद सब लीलाबाजी कथा कहानी बताओ, ठीक है। इसके बाद सुनो, चलो ठीक है। इसके बाद अगर मैंने कहा था आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्गी बॉडी हो गया, और लाइसोसोम हो गया। इसके बाद क्या बचा? वैक्यूल्स। क्या बचा? वैक्यूल्स का एक ही पॉइंट ध्यान रखना, मेम्ब्रेन को बोलते हैं टोनोप्लास्ट। क्या बोलते हैं? और यहाँ पे जो वर्क होता है वो होता है अगेंस्ट कंसंट्रेशन, समझ गए। और यानी कि जितना भी सेल के अंदर वेस्ट होता है वो क्या होता है? स्टोर होता है। यहाँ तक क्लियर है सबको? किसी को डाउट तो नहीं है? इसके बाद हमने स्टार्ट किया था माइटोकॉन्ड्रिया। मैंने कहा था माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया में जो सिंगल लाइक प्रोजेक्शन होता है उसे क्या बोलते हैं? क्रिस्टी। क्या बोलते हैं? इसके बाद मैंने कहा था यहाँ पे एटीपी का फॉर्मेशन होता है, इसीलिए बोलते हैं क्या? पावर हाउस ऑफ द। मैंने समझाया भी था ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज का थोड़ा ब्रेकडाउन तो साइटोप्लाज्म हो जाता है जब पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। पायरुविक एसिड को हम कहाँ भेजते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया के पास, और वहां पे होती है क्रेब्स साइकिल। क्या होती है? और क्रेब्स साइकिल से जो पूरा ब्रेकडाउन हो जाता है और हमें एक ग्लूकोज से 30 एटीपी मिलते हैं, उसी को बोलते हैं क्या? एरोबिक रेस्पिरेशन। और इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। समझ गए हम लोग? और इसीलिए पावर हाउस ऑफ द सेल। अब हम लोग जो आते हैं वो आते हैं प्लास्टिड। किस पे आते हैं? ठीक है, आप यहाँ तक सबको क्लियर है? ठीक है बेटा, अब हम लोग अगले पढ़ते हैं प्लास्टिड के बारे में, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया था? ये क्या है? राखी मान ली सबने, चलो ठीक है। इधर आ जाओ, हम आते हैं प्लास्टिड। किस पे आते हैं? देखो प्लास्टिड क्या होता है? प्लास्टिड हम बोल सकते हैं, प्लास्टिड जो होते हैं 2 टाइप के बताए थे मैंने। कितने टाइप के बताए थे? अगर ऐसे देखोगे मेरे हिसाब से तो वैसे होते हैं 3 टाइप। कितने टाइप के होते हैं?
लेकिन मैंने बोला था एक को आप लोग बोला करो कलरलेस प्लास्टिक, क्या बोला करो बेटा? कलरलेस। और एक को बताया था कलर्ड। इस वाले को दूसरे नाम से क्या बोलते हैं? ल्यूकोप्लास्ट, ये तो बोलते हैं। और इस वाले को बोलते हैं बेटा कलर्ड को बोलते हैं, दो टाइप के होते हैं, एक होता है क्लोरो और एक होता है क्रोमो। ये हमने पढ़ लिया था इतना ना। इसके बाद मैंने कहा था तीन टाइप के होते हैं कलरलेस, जिसमें तुम्हारा एक क्या था बेटा? इलियो, दूसरा एलिरो और क्या था? अमाइलो। अच्छा ये क्या करते हैं? इधर देखो ये वाले प्लास्टिक उनके अंदर होते हैं जो चीजें स्टोर होती हैं। जैसे मैंने कहा था जिसके अंदर प्रोटीन स्टोर होगा, क्या होगा? प्रोटीन। जैसे सोयाबीन की बरी हो गई, उसके पास प्रोटीन होता है, तो इसका मतलब उसके पास कौन सा प्लास्टिड होगा? एलिरो। मैंने कहा था आरो आ रहा है, आरो रो, और प्रोटीन में भी क्या आता है? रो, तो इसका मतलब एलिरो। इलियो का मतलब OIL, OIL सही है। जो बचा क्या? कार्बोहाइड्रेट, जिसमें हम बोल देंगे अमाइलोप्लास्ट। क्लियर हुआ इतना? यहाँ पे मैंने कहा था क्लोरो का मतलब होता है जो जिसके पास ग्रीन पिगमेंट होता है, क्लोरोफिल, उसको छोड़ के जो भी आता है उसमें कौन आता है? क्रोमोप्लास्ट। सही है। ऑरेंज कलर हो गया, येलो हो गया, जितने और सारे कलर होते हैं ग्रीन को छोड़ के। समझ गए आप लोग? तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। अब मैं आपको समझा रहा हूँ किसके बारे में? डिटेल में जो हमारा सिलेबस है वो है क्लोरोप्लास्ट। किसके बारे में? आपने बहुत बार नाम सुना है क्लोरोप्लास्ट का, सुना है? हैं? क्या सुना है? आपने सुना होगा क्लोरोप्लास्ट होते हैं जिससे पेड़ पौधे हरे होते हैं, सुना है? या आप सुनोगे क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है? क्लोरोफिल होता है, और क्लोरोफिल के कारण प्लांट क्या होते हैं? हरे होते हैं, जिससे वो अपना खाना स्वयं बनाते हैं। मतलब मैं बोल सकता हूँ जिसके पास क्लोरोप्लास्ट होगा वही कैसा होगा? ऑटोट्रॉफिक, यानी कि अपना खाना स्वयं से बना सकेगा, पहली बात। ठीक है। दूसरी बात, अगर हम लोग क्लोरोप्लास्ट के बारे में समझें तो देखो क्या होता है क्लोरोप्लास्ट। आपको ये तो पता ही है क्लोरोप्लास्ट का मेन काम होता है वो होता है फोटोसिंथेसिस। क्या होता है? प्लांट में ये प्रकाश संश्लेषण करवाता है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस करवाता है। आप लोग ये भी पता है कि फोटोसिंथेसिस के द्वारा ये जो प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं? अपना खाना बनाते हैं। क्या बनाते हैं? खाना। कैसे बनाते हैं थोड़ा मैं डिटेल में जाऊंगा। ठीक है, आ जाओ अंदर। मैंने कहा था ये क्या है बेटा? ये क्या है? ये स्मार्टफोन। जब मेरे पास ऑप्शन है तो मैं क्यों करता हूँ? मैं ध्यान नहीं देता। कहाँ गया? लेकिन इसमें कते ऊपर आएगा। हो जाता है सर। वो है वो इधर वाला, इस साइड में है नहीं सर? कहाँ है? फोन की तरफ। फोन है ये इससे नीचे इधर इधर इस साइड। हां ये है। ओ ये तो वो क्या बना रहा है? वही रेस। चल पता नहीं तो इतनी जरूरत नहीं है, ऐसे बना देना। इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, ऐसा बना रहा हूँ। कहते एक टोटल गोल नहीं होता। ये देखो ये क्या है बेटा? आपको पता है डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, दो मेम्ब्रेन होती हैं। इसके बाद आपने देखा होगा ऐसे कुछ स्ट्रक्चर होते हैं इसके पास, होते हैं ऐसे करके। अब आप लोग किताब में देखो बेटा, ऐसे देखो आराम से, तभी आपको समझ आएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये ऐसे कुछ स्ट्रक्चर होते हैं और ये ज्वाइंट होते हैं, ऐसे करके होते हैं, ऐसे करके। ठीक है, और इसके अंदर बेटा क्या भरा होता है? इसके अंदर कुछ भरा होता है। ये तो मैं वो बना रहा हूँ। इसे बोलते हैं बेटा स्ट्रोमा। क्या बोलते हैं? देखो इसे बोलते हैं स्ट्रोमा। अच्छा माइटोकॉन्ड्रियम था, उसे क्या बोला था हमने? मैट्रिक्स। जो ये सिक्के लायक दिख रहे हैं तुम्हें, ये इन्हें बोलते हैं थाइलेकोइड। क्या बोलते हैं? थाइलेकोइड। ठीक है, और ये पूरा जो होता है ये सिगरेट की तरह, इसे बोलते हैं ग्रेनम। क्या बोलते हैं? ग्रेनम। ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन है, और ये क्या है बेटा? अच्छा इसके पास खुद का क्या होता है? राइबोसोम। इसके पास भी होता है। क्या होता है इसके पास? राइबोसोम। देखो ये तो बात हो गई सिंपल सी, समझ गए आप लोग? ये क्लियर है? अब क्या होता है बेटा? इसका जो थाइलेकोइड होता है, थाइलेकोइड होता है, इस पे ऐसे होता है ये,
सही है। अगर मैं एक को बाहर निकाल के दिखाऊं तो ये ऐसा होगा लगभग में ऐसे। और इस पे क्या होते हैं, पिगमेंट्स मॉलिक्यूल होते हैं। क्या होते हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं क्लोरोफिल ए या क्लोरोफिल बी बोलते हैं ऐसे करके। और कुछ और भी पिगमेंट्स होते हैं, वो सारे ऐसे करके रखे होते हैं। जैसे आपने, अब मैं ये फोटोसिंथेसिस में बताऊंगा, उसे बोलते हैं पीएस फर्स्ट या पीएस सेकंड फोटो सिस्टम, जहां पे 250 से 350 मॉलिक्यूल होते हैं किसके, क्लोरोफिल के, उसे बोल देते हैं फोटो सिस्टम। यहाँ पे होता क्या है बेटा, आप लोग बताओ, अगर यहाँ पे इधर देखो बेटा, अगर यहाँ पे क्लोरोफिल होगा, क्या होगा, क्लोरोफिल होगा, तो आपको पता होना चाहिए जो थायलेक्वाइड होता है इस पे होता है बेटा लाइट रिएक्शन। कौन सा होता है, लाइट रिएक्शन, यानी कि सनलाइट की प्रेजेंस में। और जो स्ट्रोमा होता है, क्या होता है, उसमें होता है डार्क रिएक्शन। कौन सा होता है, डार्क रिएक्शन। इसके बाद अगर हम बात करें, इनको बोलते हैं स्ट्रोमा लैमली। क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा लैमली। इसके बाद एक चीज और देखो, कितने हम बन रहे हैं, चलो होगी सही। इधर देखो, इसके बाद ये समझते हो लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन क्या होता है, ठीक है। थोड़ा समझा दे रहा हूँ आपको, बकाया आप लोग बाद में पढ़ेंगे, वैसे पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा समझ लो आप लोग। देखो होता क्या है बेटा, यहाँ पे क्या होता है, मैंने कहा था क्या होती है, लाइट रिएक्शन। क्या होती है, लाइट रिएक्शन का सिंपल सा मतलब ये होता है, जब सनलाइट प्रेजेंट होगी, प्रेजेंस होगी यहाँ पे धरती पे, तो क्या होता है, प्लांट क्लोरोफिल, क्लोरोफिल का काम क्या होता है, सनलाइट को एब्जॉर्ब करना। क्या होता है, यानी कि प्लांट्स जो होते हैं वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, किसकी हेल्प से, क्लोरोफिल की, यानी कि पिगमेंट्स की हेल्प से, ठीक है। ये करते क्या है, देखो यहाँ पे लाइट रिएक्शन में इतना होता है, सनलाइट आएगी, क्या आएगी बेटा, सनलाइट, और आप लोग लगा रहे हो क्या, वाटर, क्या लगा रहे हो, यानी कि पानी, इन दोनों की प्रेजेंस में, और साथ में बोल सकता हूँ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल तो इसका काम होगा ही, और ये क्या करता है बेटा, ये प्लांट जो होता है वो एटीपी बनाता है। क्या बनाता है, एटीपी, या मैं बोल सकता हूँ NADPH। ये बात समझे आप लोग, किस में, लाइट रिएक्शन में। किस में बनाता है, लाइट रिएक्शन का सिंपल सा मतलब होता है कि डार्क रिएक्शन के लिए जो खर्चा आएगा एटीपी का, बस वो बनाना। लाइट रिएक्शन में कभी खाना नहीं बनता है, यही बात समझ में। और इसीलिए लाइट, हाँ यहाँ पे CO2 रिएक्शन होती है, किसकी होती है, CO2। ये बात समझ गए आप लोग। जो हम लोग जल्दीबाजी में कह देते हैं, टीचर्स भी कहते हैं, बच्चे भी बहुत ज्यादा कहते हैं कि श्वसन में प्लांट CO2 लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता बेटा। प्लांट CO2 ऑक्सीजन छोड़ने का काम करते हैं फोटोसिंथेसिस में, श्वसन में वो भी ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 छोड़ते हैं, हमारी तरह करते हैं बिल्कुल, क्योंकि उनमें भी एरोबिक होता है, हमें भी एरोबिक होता है, उनमें भी माइटोकॉन्ड्रिया, हमें भी माइटोकॉन्ड्रिया। डिफरेंस खाली कहाँ पे है, फोटोसिंथेसिस का। अब आप लोग सब समझ में आ जाएगा। देखो CO2 सनलाइट की प्रेजेंस में, और क्या होगा बेटा, वाटर, और क्या होगा, क्लोरोफिल। प्लांट्स हम बोल सकते हैं लाइट रिएक्शन में क्या बना लेता है, एटीपी। क्या बना लेता है, ये बना लीजिए। और जो वाटर यहाँ से गया है, क्या गया है, वाटर, इसकी स्प्लिटिंग हो जाती है। क्या होती है, स्प्लिटिंग का मतलब होता है वाटर ब्रेक डाउन हो जाता है, और यहाँ पे हाइड्रोजन हेल्प करता है इसमें एटीपी बनाने में। और जो बचा क्या, ऑक्सीजन, क्या बचा, और बेटा वो ऑक्सीजन जो होती है, वाटर की स्प्लिटिंग हो गई और ये बन गया, और जो ऑक्सीजन हो गई वो आती है कहाँ पे, एटमॉस्फेयर में, जो हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। ये बात समझे। अब आप जो प्लांट ने क्या किया, यहाँ पे इन्होंने, सॉरी यहाँ पे CO2 नहीं पड़ती, यहाँ पे इसकी पड़ती है वाटर की, ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब प्लांट क्या करता है, ये एटीपी खर्च करता है किसमें, डार्क रिएक्शन में। किसमें करता है, डार्क रिएक्शन। और यहाँ पे क्या लेता है प्लांट, CO2, क्या लेता है, और बनाता क्या है इससे, ग्लूकोज, यानी कि अपना खाना। ये चलता है प्लांट में, यानी कि पहले होती है लाइट रिएक्शन, उसके बाद होती है डार्क रिएक्शन। अब आप लोगों को पता होना चाहिए कि लाइट रिएक्शन में क्या करता है प्लांट, सनलाइट, वाटर और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में प्लांट क्या करता है, एटीपी बना लेता है। और वो एटीपी NADPH यूज किस में होते हैं, डार्क रिएक्शन में। और डार्क रिएक्शन को इसीलिए बोलते हैं CO2 फिक्सेशन। क्या बोलते हैं, यानी कि CO2 फिक्स कहाँ होता है, यहाँ पे होता है। इसके पाथवे भी होते हैं 3 टाइप के, आपको पता होगा, C3 पाथवे, C4 पाथवे, पता है आपको, और कैम पाथवे आपने पढ़ा होगा ये फोटोसिंथेसिस में, मैं आपको पढ़ाऊंगा डिटेल में, ठीक है। तो आप लोग पहले ये कहानी समझे, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन क्या होती है। ये लाइट रिएक्शन कहाँ होती है, यहाँ पे होती है, कहाँ पे, थायलेक्वाइड। और इसके बाद डार्क रिएक्शन कहाँ होती है, स्ट्रोमा में। लाइट रिएक्शन लाइट डिपेंडेंट होती है। और एक बात और है, कुछ बच्चे सोचते हैं कि लाइट रिएक्शन दिन में होती है और डार्क रिएक्शन कहाँ होती है, रात में। ऐसा कुछ नहीं होता।
लाइट रिएक्शन, ये बात सही है कि लाइट रिएक्शन हमेशा लाइट की प्रेजेंस में होगी, लेकिन डार्क रिएक्शन डिपेंडेंट रहती है लाइट रिएक्शन पे। जब तक लाइट रिएक्शन नहीं होगी तब तक डार्क रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि प्लांट के पास एटीपी नहीं होंगे, और एटीपी नहीं होंगे तो डार्क रिएक्शन कहाँ से हो जाएगी? समझ गए हम भी लोग? हो सकती है। जैसे अभी सनलाइट नहीं है, सही है, अब प्लांट ने अपने खर्च वाले के लिए एटीपी बना लिए, तो अब वो प्लांट क्या करता होगा? डार्क रिएक्शन। कोई जरूरत है ना डार्क रिएक्शन रात में होती है और लाइट रिएक्शन दिन में होती है, ये कोई लिखा था ना कहीं पे? ऐसा बोल सकते हो कि लाइट रिएक्शन लाइट डिपेंडेंट होती है, लेकिन जो डार्क रिएक्शन होती है वो लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट पे डिपेंड करती है, एटीपी और एनएडीपी पे। समझ गए आप लोग? तो इतनी कथा कहानियां अभी तो आपको नहीं पढ़ना है, कोई बच्चा लिखना था लिख लो, वैसे आप लोगों को ये पता होना चाहिए, ठीक है? मैंने बता दिया कि इसका काम क्या होता है, प्लांट में कैसे खाना बनता है। तो बेटा एक बात बताओ आप लोग, लाइट रिएक्शन में जो हमने वाटर दिया उससे टूट के ऑक्सीजन मिला वो हम ले लेते हैं, और जो प्लांट लाइट रिएक्शन के बाद क्या करता है? डार्क रिएक्शन, उसमें वो क्या करता है? CO2 फिक्स, जो हम लोग CO2 दे रहे हैं वो फिक्स करता है। समझ गए हम लोग? ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आपका, और मैं ये बहुत चीज क्लियर कर दूंगा आपको जब पढ़ाऊंगा क्या, फोटोसिंथेसिस, एक चैप्टर है आराम से, और एक चैप्टर आपका रेस्पिरेशन भी है। समझ गए आप लोग? तो जो लिखना चाहो वो लिख सकते हो, बकाया हम लोग आगे बढ़ते हैं। बारिश होगी बहुत तेज, हमारी पूरी हो जाएगा, मजा आएगा। लेकिन वो जो ज्यादा सी हो, हैं? वो तो ज्यादा सी हो। बेटा इतनी ज्यादा ना हो कि यहाँ पानी भर जाए, वरना आप लोग छुट्टी जाती है। नाव से जाएंगे। तुम लोग नाम ना करो, तुम ही लोग आना बंद कर दो मुझे। हो गया सर? नहीं, आप छुट्टी कर देंगे ना फिर। हम लोग आने वाले हैं, आप मना कर देंगे। चलो बेटा ये लिख दिया आप लोगों ने? हाँ हो। लिख रहा है क्या? देखो क्यों लिख रहा है, कौन में लिख रहा है? चलो लिखो। और मेहनत करते रहो बेटा बहुत अच्छे से, ठीक है? रक्षाबंधन हो गया? लड़कियां तो अभी पैसे वाली होंगी बहुत ज्यादा, पैसे मिले होंगे ना? हैं? पैसे मिले, सबको मिले होंगे? कितने मिले तुम्हें? इतना रुपया सारा? कमाल है। हैं? कम से कम 150 रुपया मान जाया करो। 1500 रुपए बढ़िया बात है। सब लोगों का राज्य हो गया लग रहा है। चलो ये जल्दी लिखो। लिख लिया? सब लोगों ने लिख लिया? ठीक है बेटा, एक बार में थोड़ा सा ये देखो, एक बार समझ लो, ठीक है? फिर से फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे। ये देखो, अरे बोलो मत, क्या बोल रहे हो? मैंने कहा था लाइट रिएक्शन होती है, क्या होती है बेटा? लाइट रिएक्शन कहाँ होती है? लाइट रिएक्शन हाइलिक्वाइड कहाँ होती है? हाँ सही थी। इधर देखो, हाँ वो अच्छा ठीक है। इधर देखो बेटा आप लोग, लाइट रिएक्शन होती है, लाइट रिएक्शन में प्लांट क्या क्या लेता है? वाटर, और इसके बाद क्या? सनलाइट, ठीक है? क्या लेता है? आप लोग बोला करो साथ में, सनलाइट। इतना किया, और यहाँ पे और क्या होता है साथ में? क्लोरोफिल ए, और प्लांट क्या बना लेता है? एटीपी बना लिया प्लांट ने, सही है? हाँ रुक जाओ। और इसके बाद बेटा एटीपी बना लिए, और साथ में क्या निकालता है? ऑक्सीजन। क्या होता है? और ये कहाँ चला जाता है? एटमॉस्फेयर में। अच्छा एक बात आपने सुनी होगी बहुत, आपने ये सुना होगा कि हमारे जो मम्मी पापा होते थे वो कहते थे कि रात में प्लांट के पास नहीं सोना चाहिए, ऐसा बोलते थे। उसका रीजन सिंपल सा इतना होता है उसका, अरे बेटा क्या है, आप बोल नहीं कर रहे बात, आ जाओ सब लोग बैठ गए। कहाँ
से आती है वो? बरखेड़ा, बरखेड़ा तो सुना तो लग रहा है। अच्छा हाँ उस साइड है ना मेरी एरिया नहीं है सर उस साइड। चलो बरखेड़ा से आती है, कितना दूर है यहाँ से? 50 19 किलोमीटर है। सोचो बच्चे कितनी दूर दूर से आते हैं और फिर पढ़ाई करो, मैंने से बेटा ही सोचा करो हम तो। कुछ लोग यहीं से आते होंगे पास से ही कभी। सबसे पास से कौन आता है? ये आते होंगे देखो यहीं से आ रहे हैं, तब भी छुट्टी कर देते हैं जल्दी। और बच्चे तो 35 किलोमीटर 2 क्लास लेने के लिए आ रहे हैं। तू तो उधर से आता है, ये कैसे जम्मू की तरफ से? इधर देखो चलो ठीक है, उधर से यहाँ जम्मू कश्मीर साइड से। बेटा ए अब शांत हो जाओ, अब बहुत बातें हो गई। ए तुम लोग अगले अभी आओ, इधर देखो पहले। जो यहाँ पे मैंने कहा था कि क्लोरोप्लास्ट का काम होता है मेन क्या? फोटोसिंथेसिस। क्या होता है? और फोटोसिंथेसिस में 2 प्रोसेस होती है, एक होती है लाइट रिएक्शन, एक होती है बेटा यहाँ पे वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल ए की प्रेजेंस में लाइट रिएक्शन होती है। यहाँ पे बनता क्या है? एटीपी और साथ में क्या बनता है? NADPH2। ये बात समझे आप लोग? सही है। अच्छा एटीपी तो है जो हम लोग खर्च करते हैं, लेकिन यहाँ का एटीपी डार्क रिएक्शन में खर्च हो जाता है, हमारी यूज में खर्च नहीं होता। इसीलिए प्लांट की, इसीलिए यहाँ के हम इसको ना तो हम क्लोरोप्लास्ट को बोल सकते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। क्यों नहीं बोलते? क्योंकि यहाँ का एटीपी उसी के डार्क रिएक्शन में खर्च हो जाता है। इसके बाद देखो यहाँ से ये तो ये मिला, और साथ में बेटा क्या मिला? ऑक्सीजन। क्या मिला? वो कहाँ चला गया? एटमॉस्फेयर में चला गया। और जो एटीपी है अब वो खर्च किसमें होगा? डार्क रिएक्शन में। समझ गए? और डार्क रिएक्शन होगा तो यहाँ पे CO2 प्लांट लेगा एटमॉस्फेयर से, और यहाँ पे क्या बनाएगा? ग्लूकोज। और ये तो इसका क्या है? हाँ ना, समझ गए? ये काम चलता है, समझ गए? ठीक है, क्लियर हो सबको? ठीक है, तो वैसे ये अगर अभी ना पढ़ो कोई दिक्कत नहीं है, बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, लेकिन ये बताना चाहिए था मुझे। और आप लोगों को पता होना चाहिए कि इसके बाद ये क्लोरोप्लास्ट का क्या होता है, काम होता है। ठीक है, चलो अगले बढ़ते हैं। अगला कौन सा ऑर्गेनिज्म समझा दो पहले, फिर इसके बाद पढ़ते रहेंगे। इसका जो मेन प्रोडक्ट है ग्लूकोज ही होगा। कौन जो बनता है? हाँ फॉर्मेशन ग्लूकोज। हाँ, और एक बात और बताऊं आपको, एक डार्क रिएक्शन भी 3 टाइप से होता है। कितने टाइप से होता है? एक होती है C3 साइकिल। कौन साइकिल होती है? आपने बहुत टेस्टी बनाई होगी, C4 साइकिल। और एक होती है कैम पाथवे होता है। और इसके बाद C3 साइकिल होती है, उन्हें बोलते हैं C3 प्लांट। जिसमें C4 साइकिल होती है उन्हें बोलते हैं C4 प्लांट, और कैम साइकिल होती है उन्हें बोलते हैं कैम प्लांट। समझ गए? C3 का दूसरा नाम किसी को पता है? C3 साइकिल का दूसरा नाम किसी को पता है? बताओ। C3 साइकिल का दूसरा नाम? ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। एक नाम और अच्छा है फेमस इसमें, कैल्विन साइकिल। ये तो होती है। अच्छा C4 साइकिल कौन से देते हो? हैच एंड सिलेक्ट पाथवे। हैच एंड सिलेक्ट पाथवे। समझ गए? चलो ये बाद में बात करेंगे फोटोसिंथेसिस का, अभी इसमें टेंशन मत लो आप लोग। ठीक है, हटा दूं ये सब। अगला जो हमारा ऑर्गेनेज आता है वो आता है राइबोसोम। क्या आता है? फिर मैं इकट्ठा कितना पढ़ा दूंगा, ठीक है? अभी ऐसे ही समझ लो आप लोग, ठीक है? राइबोसोम, कोई बच्चा बोले मत। राइबोसोम, राइबोसोम के बारे में मैंने 3 बातें सबसे इंपॉर्टेंट बताई थी जो हमेशा ध्यान रखना। पहली बात, राइबोसोम अकेला ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों सेलों में होता है। राइबोसोम अकेला ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो नॉन मेम्ब्रेनस होता है, और राइबोसोम अकेला ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो किसी ऑर्गेनेल्स के अंदर रहता है। और सबसे छोटा भी होता है। छोटा भी होता है, चलो ये बात सही है, लेकिन 3 बातें ये तो आपको रटी होनी चाहिए। राइबोसोम का नाम आए तो ये बातें पहले आपके दिमाग में आ जाए। मतलब दोनों सेलों में होंगी, नॉन मेम्ब्रेनस होगा, और तीसरा किसी ऑर्गेनेल्स के अंदर होगा और किसी ऑर्गेनेल्स के ऊपर भी होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। इसके बाद राइबोसोम का जो मेन काम होता है सिंपल सा, वो होता है साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, या इसको बोलते हैं प्रोटीन फैक्ट्री। अच्छा कैसे होता है ये समझोगे आप थोड़ा बहुत? कैसे होता है समझो, कभी आराम से आप लोग समझ लो और बैठ जाओ, मजा आएगा। ये क्या है बेटा? सेल है। क्या है? सेल है। यहाँ पे आपको पता है न्यूक्लियस होता है। क्या होता है? न्यूक्लियस होता है, ठीक है। आप लोग पता है न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल, DNA।
और डीएनए को ही तो हम न्यूक्लियस को ही तो बोलते हैं कंट्रोलर ऑफ द सेल। यानी कि सेल के अंदर जो भी वर्क हो रहे हैं, कौन सा प्रोटीन बनना है, उस प्रोटीन का क्या फंक्शन है, कौन सा हार्मोन बनना है, वो सब बन तो सेल के अंदर रहे। और बेटा उन सारे कैरेक्टर्स को, या मैं बोल सकता हूँ सारी प्रोटीन्स को, हमारी बॉडी में जो भी बन रहा है सबके लिए जिम्मेदार कौन है? डीएनए। कौन है? तभी तो बेटा पापा से मैं क्या मिला था? डीएनए तो मिला था। मम्मी से क्या मिला था? अब मैं ये मत कहना जमीन मिली थी आप लोग समझ सकते जमीन तो मिली पापा से हैं, लेकिन पापा से आपको जो बेसिक मिला है, अच्छा वो क्या मिला है? डीएनए। क्या मिला है? पापा से और मम्मी से। कुछ लोग से कहते हैं तुमने किया ही क्या हमारे लिए। चलो ठीक है, तो एक बार सुनो, पापा मम्मी से जो आपको सबसे अच्छा मिला है वो क्या मिला है? डीएनए। बेटा आपको पता है हैप्लॉइड सेल पापा की, हैप्लॉइड सेल डिप्लॉइड पहले एक सेल बनी होगी, एक सेल। और ये ह्यूमंस में नहीं, जितनी भी स्पीशीज है सब में ऐसा हुआ होगा। अब एक सेल के बाद बकाया का बॉडी के लिए मल्टी सेलुलर लगातार सेल डिवीजन हुआ होगा, और जो हमारा हर किसी का बॉडी का स्ट्रक्चर बना है वो फिर अलग अलग कैसे हो जाता है? भाई कोई अगर मान लिया बंदर है, उसकी पूंछ होगी, उसका बॉडी स्ट्रक्चर अलग होगा, उसमें प्रोटीन अलग टाइप के बन रहे होंगे, ह्यूमन से उसमें अलग टाइप के बन रहे होंगे, लेकिन सबकी बॉडी तो एक ही सेल से बनी है। तो इसका मतलब कोई तो डिसाइड कर रहा है, तो वो कौन कर रहा है? डीएनए। इसीलिए इसको बोलते हैं जेनेटिक मटेरियल। ये हमारी बॉडी के सारे कैरेक्टर्स हैं, क्योंकि देखो जैसा डीएनए वैसे आपकी बॉडी में जीन्स, और जैसे जीन्स वैसा ही आपका बॉडी वो डीएनए का नाइट्रोजनस बेस का सीक्वेंस, और जैसा सीक्वेंस वैसे ही आपकी बॉडी में प्रोटीन फॉर्मेशन। समझ गए आप लोग? इसीलिए जिससे डीएनए आता है वो आदमी उसी की तरह लगभग थोड़ा बहुत होता है। लगभग मैंने बोला था कि 99% जो ह्यूमंस होते हैं, 99.9% जो होते हैं, सबका डीएनए जो सीक्वेंस होता है वो सेम होता है। खाली 0.1% होता है जिससे हम लोगों में इतने सारे डिफरेंस आते हैं। अगर सर ज्यादा डिफरेंट हो तो बहुत सी वेरिएशन हो जाती है। तो बहुत हो जाएंगे। जैसे आपको सिंड्रोम सुना होगा, सिंड्रोम, उसमें क्या होता है? उसमें क्रोमोसोम नंबर ही कम हो जाता है। अब सोचो एक क्रोमोसोम नंबर कम हो गया तो कितना डीएनए सेगमेंट उड़ गया, और जितना डीएनए सेगमेंट उड़ा उतने उसके जीन उड़ गए, और जीन उड़ गए तो उतनी प्रोटीन उसमें नहीं बनेगी। समझ गए आप लोग? अगर ये तो बहुत बड़ी बात कर रहे हो, अभी मैं आपको जेनेटिक्स पढ़ाऊंगा तो आपको डिफरेंस बताऊंगा। खाली एक नाइट्रोजनस बेस सीक्वेंस अगर गड़बड़ हो गया उसे बोलते हैं म्यूटेशन। क्या बोलते हैं? या तो बढ़ जाए या फिर कम हो जाए, तब तक व्यक्ति को क्या हो जाती है? डिजीज हो जाती है, और उससे या तो फायदा हो जाएगा उसे, या फिर क्या हो जाएगा? नुकसान हो जाएगा। सही है? उन्हें बोलते हैं जेनेटिक डिजीज। क्या बोलते हैं? वो भी हमें पापा मम्मी से फ्री मिलती है। ठीक है, ठीक है। चलो, तो उसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पे डीएनए की, तो मैंने कहा था डीएनए ही डिसाइड करता है कि आपकी बॉडी में कौन सी प्रोटीन बनना है। कैसे करता है समझो, इधर आ जाओ भाई। देखो होता क्या है बेटा, सिंपल से मैं स्टार्टिंग से बता रहा हूँ। हमारी जो सेल होती है उसके पास या बॉडी होती है, उसमें 20 टाइप के अमीनो एसिड होते हैं। कितने टाइप के बेटा? 20 टाइप के अमीनो एसिड। आपने ये भी सुना होगा, अगर आप दाल खा रहे हो, मान लीजिए आपने स्टार्टिंग करता हूँ, आपने दाल खाई, तो दाल डाइजेस्ट होती है, किसमें कन्वर्ट होती है? अमीनो एसिड में, और अमीनो एसिड को हमारी बॉडी क्या कर लेती है? एब्जॉर्ब। ये सेम वही हिसाब है, कहते हैं ध्यान समझना, ये वही हिसाब है जैसे आपको 26 लेटर होते हैं। कितने लेटर होते हैं? 26 लेटर होते हैं। और बेटा दुनिया के नाम इन 26 लेटर से तो बने हैं। बताओ, बस ये अंतर है, किसी में ए पहले तो किसी में बाद में, किसी में एन पहले किसी में एन बाद में। लेकिन अगर मान लिया मेरा नाम ये है, सही है, मैं अपना नाम लिख दे रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं ई हटा दूं तो क्या बचेगा? अंश रहेगा, मेरा नाम तो नहीं रहेगा। अगर मैं इन लेटर को क्या मान लूं? अमीनो एसिड। सही है? तो क्या होता है, ये 20 टाइप के होते हैं, और इन 20 टाइप के अमीनो एसिड से लाखों करोड़ों प्रकार की क्या बनी होती है? प्रोटीन। कैसे समझो बेटा, बोलो मत बोलो। जैसे मान लिया हमारे 20 टाइप के अमीनो एसिड, जैसे वैलिन हो गया, हिस्टाडीन हो गया, ल्यूसीन हो गया, लाइसिन हो गया, आर्जिनिन हो गया, 20 टाइप के होते हैं टोटल खाली। ठीक है, एक बार याद कर लेना, करवा दूंगा मैं। जैसे सपोज मान लो ये वैलिन है, ये क्या है? ये मैं बोल सकता हूँ लो टायरोसिन हो गया, इसके बाद वैलिन, ल्यूसीन, ये सारे अमीनो एसिड हमारे साइटोप्लाज्म में पड़े हुए हैं। ठीक है, होता क्या है बेटा, इन अमीनो एसिड का एक कोड होता है। क्या होता है? कोड। कोड का मतलब होता है कि अगर आपका जैसे फोन है, फोन को मान लो अमीनो एसिड, क्या मान लो? जब तक मैं अपने फोन से तुम्हारे फोन के जो क्या होंगे नंबर होंगे, जब तक सही सीक्वेंस में नहीं मिलाऊंगा तो क्या आपका फोन बजेगा? नहीं बजेगा ना। और यही सिंपल सा फंडा होता है डीएनए का। जब तक डीएनए के जो डीएनए होता है इसके सेगमेंट में बेटा नाइट्रोजन बेस होते हैं, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, आपने बहुत लिखे होंगे लगातार सीक्वेंस में लिखे।
मेन खेल उन्हीं का तो है। उनको तीन तीन को मिला के कोडॉन बनता है। क्या बनता है? कोडॉन। और एक कोडॉन किसी भी अमाइनो एसिड के लिए स्पेसिफिक होता है। जैसे मैंने कह दिया ये सीक्वेंस आया डीएनए में, क्या आया बेटा? ये सीक्वेंस आ गया। इससे अगर मिथियोनिन कोड हो रहा है, कौन हो रहा है? मिथियोनिन। तो जब हमारे डीएनए में ये आएगा तभी बेटा यहाँ पे जो राइबोसोम होगा उसके पास आके ये चेन में लगेगा। कौन? मिथियोनिन। अब किसी के डीएनए में ये पहले सीक्वेंस आ जाएगा, किसी में बाद में आएगा, किसी में 10 बार आ जाएगा, तो वही हिसाब से प्रोटीन क्या हो जाती है? चेंज। प्रोटीन की चेन में अगर एक भी अमाइनो एसिड चेंज हुआ, सही है, तो पूरा सीक्वेंस चेंज, वो एक सीक्वेंस में एक चेंज हो गया तो पूरा प्रोटीन क्या हो जाएगा? चेंज। अब होता क्या है देखो, सबसे पहले डीएनए जो होता है, डीएनए के आपने डीएनए सबने बनाया है, आपने सबने लिखे होंगे ए टी टी जी जी, वो डिजाइन लगती है, वो डिजाइन क्या होती है? नाइट्रोजन बेस होते हैं, न्यूक्लियोटाइड। आप लिखोगे ए टी, चार तरह के होते हैं, ए टी जी सी, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन और साइटोसिन। सबको पता है इतनी बात? ठीक है। ये लगातार बोलो मत बेटा, ये लगातार क्या होता है? सीक्वेंस होता है। क्या होता है? सीक्वेंस। यही तो मेन होता है। अगर मैं बात करूं कि हमारा डीएनए और एक हाथी का डीएनए, उसमें क्या डिफरेंस होगा? बस खाली इन सीक्वेंस का डिफरेंस होगा। बकाया वैसा डीएनए वैसा उसका होगा, वैसे ही हमारा होगा। सब कुछ जैसा सेल हमारा है वैसे उसका है, लेकिन उसके बॉडी प्रोटीन अलग टाइप के बन रहा है, हमारी बॉडी प्रोटीन अलग टाइप के बन रहे हैं, क्योंकि वो सीक्वेंस अलग है। आप लोग खुद बताओ बेटा, अगर तुम मेरा नंबर डायल करोगे तो मेरा ही फोन बोलेगा, कि दूसरे का सुनना बोलेगा, सही है? दूसरे का नंबर डायल करो दूसरे का बोलेगा। ऐसा ही यहाँ पे जैसा सीक्वेंस और वैसा उसका प्रोटीन कैसे बनता है देखो। सबसे पहले डीएनए होता है, डीएनए होता है, इसको कोड करता है एमआरएनए। कौन करता है? जिसे बोलते हैं मैसेंजर आरएनए, आपने सुना होगा। वो एक वैसे काम करता है कि इसके सीक्वेंस को यहाँ लेके आ रहा है। कहाँ लेके आ रहा है? साइटोप्लाज्म में। और साइटोप्लाज्म में लेके आता है तो वो आता है राइबोसोम के पास। कहाँ आता है? राइबोसोम के पास आया। राइबोसोम क्या करता है? उस सीक्वेंस को पढ़ता है। और एक और होता है टीआरएनए। क्या होता है? एक तो ये हो गया एमआरएनए और एक होता है बेटा टीआरएनए। टीआरएनए का काम होता है कि यहाँ से एमआरएनए के कोडॉन जो सीक्वेंस है उसके एंटी कोडॉन बना के और ढूंढना कि वो किससे बाइंड हो रहा है, कौन सा अमाइनो एसिड उसके साथ आ रहा है। क्योंकि मैंने कहा था कोडॉन हर किसी अमाइनो एसिड के लिए क्या है? स्पेसिफिक। क्या है? अभी मैं रैंडमली कोई नंबर डायल करूं और मैं देखूं कि वो किसका नंबर है, तो बेटा एक का तो निकलेगा, जिसका निकलेगा वो अगले खड़ा हो जाए। उसके बाद फिर मैं रैंडमली नंबर वो करूं, फिर दूसरा आ जाए। इसका मतलब ये है कि ऐसे ही यहाँ पे होता है, जैसा जैसा तुम्हारा सीक्वेंस आता रहेगा डीएनए का, वैसे वैसे यहाँ से क्या होते रहेंगे? चैन बनती रहेगी। और जैसे ही चैन बनेगी वैसे क्या बनेगी? प्रोटीन बन जाएगी। ये खेल चलता है पूरा। तो जो यहाँ पे हम कहते हैं राइबोसोम का काम क्या है? प्रोटीन फैक्ट्री। या हम बोल सकते हैं राइबोसोम का क्या है? साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। तो इसका काम यही तो है। अगर ये नहीं होगा तो ये टीआरएनए को कैसे भेजेगा? और वो भेजेगा नहीं तो इसका मतलब चैन कैसे बनेगी? प्रोटीन नहीं बनेगी। तो प्रोटीन बनाने में जो मेन हेल्प करता है वो कौन करता है? समझ गए आप लोग? तो राइबोसोम का इसीलिए हम बोलते हैं साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, या मैं बोल सकता हूँ राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री। समझ गए? वो जगह होती है जहाँ पे प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। मेन काम तो डीएनए का है। डीएनए सिग्नल देगा, वैसे ही एमआरएनए आएगा, और जैसा एमआरएनए आएगा वैसे उसका प्रोटीन बनेगा। ये पूरा डिटेल में है तुम्हारा जेनेटिक्स में। किसमें? जो हम चैप्टर पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर इनहेरिटेंस। क्या पढ़ेंगे? अरे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर है जो, उसमें हम लोग पढ़ेंगे। समझ गए हम लोग? ठीक है, डिटेल में। तो आप लोग पहले तो राइबोसोम के बारे में जरा सी थी, मैंने आपको खाली पूरी समझा दी। ठीक है, आगे आ जाओ। राइबोसोम के बाद कौन टॉपिक है देखना? साइटोस्केलेटन। कौन सा है? उसके बारे में पढ़े। चलो, पानी नहीं पी लोगे, किसी को पीना है? पानी पीना है किसी को? ये क्या है? ये क्या है? क्या मतलब है? चलो बेटे देखो, अब अगले हमारा टॉपिक आता है साइटोस्केलेटन। क्या आता है? बेटा सब लोग सही समझ लो, फिर किताब हम आप लोग पढ़ लेना, ये मैं पढ़ा दूंगा बेटा। ठीक है, ये चैप्टर खत्म कर देना। ठीक है, उसके बाद कल से पढ़ेंगे सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। टाइम नहीं होता है, अभी आया था। मैं ऐसा कर रहा हूँ, दोनों के क्लास में ही ले लूंगा। ठीक है, 2 घंटे रखो।
बोला सर नहीं वाली सर पढ़ी नहीं है सर एक जिस दिन केमिस्ट्री का हुआ करे उस दिन आप बायो पढ़ा दिया करें। नहीं है यार हाँ सर, ये सही है। उनसे पढ़ने से अच्छा टाइम वेस्ट होता है तो सर आप सही कह रहे हैं। एक क्लास में मैं आपके सामने कॉमेडी कर लिया करूंगा, मतलब मोटिवेट कर दिया करूंगा और दूसरी क्लास में पढ़ा दिया करूंगा, ठीक रहेगा? चलो उसका क्या होगा फिर दूसरी क्लास में लेक्चर अरे क्या नहीं समझ में आता। बेटा ये बात आप लोगों के सामने कहना, मैं तो पढ़ाई दूंगा। नहीं तो आपको रेस्ट मिलना चाहिए ना थोड़ा बहुत। चलो ठीक है बेटा, अब हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे साइटोस्केलेटन। क्या नाम से नहीं पता लग रहा है Yes, आपको? boss. मैं क्या पढ़ने जा रहा हूँ? हाँ पता है। साइटो का मतलब सेल, स्केलेटन मतलब कंकाल कंकाल। आप लोग बताओ, आपकी बॉडी में जो कंकाल होता है, स्केलेटन होता है, वो उसका काम क्या होता है? सपोर्ट मैं हमारे को हाँ। सपोर्ट करना। सपोर्ट करना, स्ट्रक्चर करना, स्ट्रक्चर देना और ऑर्गन्स को अपनी जगह पे व्यवस्थित बनाए रखना। अगर आपके पास रिब्स ना होती तो आपका हार्ट तो इधर आ जाता। सही है? ये आपके लंग्स को क्या होता है, लंग्स इधर साइड में इधर हो जाते हैं, इधर नहीं जाते, या ब्रेन हमारा इधर साइड में जाता। लेकिन हमारा क्या पूरा स्केलेटन से बना हुआ है पूरा सिस्टम, तो अरेंजमेंट सबका है। ऐसे ही बेटा क्या होता है सेल के अंदर, किसके अंदर? सेल के अंदर क्या होता है, पूरा व्यवस्थित तरीके से। जैसे मैंने जहां न्यूक्लियस बनाया होगा, हमेशा न्यूक्लियस वहीं बनाया होगा बीच में। ऐसा क्या नहीं होता कि न्यूक्लियस इधर से, जैसे ये सेल है और बेटा न्यूक्लियस इधर से इधर आ गया, नहीं ऐसा नहीं होता ना। तो ऐसा क्यों नहीं होता बताओ? ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि यहाँ पे क्या होता है बेटा, साइटोस्केलेटन। क्या होता है? सही है। साइटोस्केलेटन जो यहाँ बना होता है, हमारा जो स्केलेटन है वो तो बोन से बना हुआ है, किससे? लेकिन यहाँ पे बना होता है प्रोटीन से। किससे बना होता है? मैं बोल सकता हूँ कि हमारी सेल के अंदर प्रोटीनियस स्ट्रक्चर होते हैं, जिन्हें बोलते हैं माइक्रोफिलामेंट या फिर माइक्रोट्यूब्यूल्स। क्या बोलते हैं? माइक्रोफिलामेंट या माइक्रोट्यूब्यूल्स। माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रोफिलामेंट से बना हुआ एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम लोग बोलते हैं साइटोस्केलेटन। समझ गए आप लोग? अब आप लोग कुछ बातें समझो। जैसे यहाँ पे सबसे पहला जो वो होगा टॉपिक, वो होगा तुम्हारा सीलिया। क्या होगा? सीलिया। पहले आप ये समझ गए साइटोस्केलेटन क्या है? प्रोटीनियस स्ट्रक्चर जिससे ऑर्गन्स क्या होते हैं, बंधे हुए होते हैं, और वो क्या होते हैं, यानी कि माइक्रोफिलामेंट या माइक्रोट्यूब्यूल्स। ठीक है, उनसे बना हुआ स्ट्रक्चर क्या बोलते हैं? साइटोस्केलेटन। यहाँ पे आप लोग इससे साइटोस्केलेटन से मैं दो बातें बताऊंगा, खाली 2-3 करूंगा, बस वही ध्यान रखना है आपको, बात खत्म। क्या क्या देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं सीलिया की। किसकी बात करते हैं? सीलिया। और क्या लिखा है? फ्लेजर लिखा है। देखो यहाँ पे पूछा क्या रहता है वो समझ लो आप लोग। सही है? क्या पूछा जाता है यहाँ पे? जो पूछा जाता है बेटा वो इसका अंदर का अरेंजमेंट पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? अरेंजमेंट, यानी कि माइक्रोट्यूब्यूल्स का अरेंजमेंट कैसा है। सही है? तो मैंने सिंपल भाषा में बताऊं, आप लोग ये भी ध्यान रख लो, 9+2 क्या होता है? 9+2 का मतलब है 9 होते हैं पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स, पेरिफेरल चारों तरफ, और 2 कहाँ होते हैं? सेंटर में। सही है? लेकिन ऐसे आपको पल्ले नहीं पड़ा होगा, ये क्या बता दिया। इधर देखो, माइक्रोट्यूब्यूल्स ऐसे लगे होते हैं, ऐसे कैसे लगे होते हैं? कितने हैं बताओ? 9 है? मिल रहा है? 1 2 3 4। बहुत अच्छा बेटा एकदम। मुझे मैंने गिना नहीं था, ऐसे बना दिए थे। इसके बाद बीच में कितने होते हैं बेटा? 2। ये बात समझ गए आप लोग? अब तुम बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो। बच्चे होशियार हो गए ना। ये देखो, ये क्या है? माइक्रोट्यूब्यूल्स है। क्या है इसमें? देखो ये वाले हैं बेटा पेरिफेरल। कौन से? बोलो मत, बोलोगे तो फट जाओगे। और ये वाले कौन से हैं बेटा? सेंट्रल। ठीक है, ये सेंट्रल हो गए, वो कैसे हो गए? पेरिफेरल। आप लोगों को ये भी ध्यान रखना है, जो पेरिफेरल होते हैं वो होते हैं डबलेट में। कैसे होते हैं? डबलेट का मतलब डबल में, जोड़े में। और ये कैसे होते हैं? सिंगलेट। आज तक यहाँ से बस एक ही क्वेश्चन आया है कि इसका अरेंजमेंट पूछा था 9+2, लेकिन उन्होंने 9+2 नहीं दिया था ऑप्शन में, उन्होंने दिया था 18+2। कितना दिया था? अब बेटा कुछ गधे थे, वो तो लगाया है नन ऑफ दिस, क्योंकि सर ने तो रटाया है 9+2। होता नहीं है? 9+2 सर ने तो रटा दिया। अब तो हम तो यही रट के जाएंगे, अब कुछ हो जाए। थोड़ा यहाँ से भी चला दिया करो दिमाग।
अगर यहाँ पे 9+2 नहीं है और जब मैं कह रहा हूँ कि बेटा 9 कैसे हैं डबल 8 में, तो और 2 कैसे हैं, तो ये 18+2 नहीं हो जाएगा क्या? हो जाएगा। अगर ऑप्शन में 9+2 नहीं है तो आप लोग 18+2 सोच सकते हो, समझ रहे हो? मैं ये नहीं कह रहा हूँ अगर दोनों है तो हमेशा लगाना 9+2, लेकिन अगर ये वाला है तो ये वाला भी सही हो जाएगा। बस आज तक यहाँ पे अरेंजमेंट पूछा है और कुछ क्वेश्चन नहीं पूछा है। दूसरा समझ लो, यहाँ पे जो ऐसे ज्वाइंट होती है इन्हें क्या बोलते हैं? रेडियल स्कोप। क्या बोलते हैं बेटा? रेडियल स्कोप बोलते हैं। और इधर देखो ये यहाँ से लगे होते हैं इन्हें क्या बोलते हैं? लिंकर। क्या बोलते हैं? और इन्हें बोलते हैं सेंट्रल सीट, ये तो बोलते हैं। और ये क्या होता है? सही है, सेंटर वाला है। तो ये तुम्हारा बस ये क्वेश्चन आ सकता है कहाँ से? सीलिया फिलेला के साइटोस्केलेटन का स्केलेटन यानी कि क्या अंदर का माइक्रोट्यूब्यूल्स का अरेंजमेंट। बस सही है। कोई बच्चा देखना है बना दो। मैं आपको बेटा एनसीईआरटी सिर्फ इसलिए पढ़ाता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि एनसीईआरटी बेस्ड पेपर है, सही है। बकाया ये मत सोचना कभी लाइफ में कि सर देख देख के पढ़ाते हैं, रीडिंग करवा रहे हैं यहाँ पे, सही है। मुझे वैसे भी सब कुछ आता है। हो गया सर? लिख लिया? हाँ सर। आप लोग अगर कोई बनाना चाहो तो चलो अगले है ना बेटा। इसके अगले जो तुरंत है वो है सेंट्रोसोम या सेंट्रियोल। क्या है? बना रहे हो? बनाओ। ए जो लोग बनाया करो जल्दी से बना दिया करो, इतना क्या पढ़ा रहा है। चैप्टर ये आराम से हो जाएगा, टेंशन ना लो, ठीक है। बस बेटा पढ़ाई मेहनत से करते रहो, बहुत अच्छे जो तुम्हारा भला हो जाए भला। और किसी बच्चे को डाउट हुआ तो पूछ लिया करो। आपको पता है साइलेंट हो रहते हो, जब पहले क्लियर कर रहे तो अब साइलेंट का हाँ तो सही है। साइलेंट का मतलब ये नहीं कि शोर करो, मतलब वैसे बोल रहा हूँ कि डॉट पूछा करो, ठीक है, जितना ज्यादा हो सके। और मुझे लगता है कि बच्चों को अगर डॉट नहीं होंगे तो इसका मतलब पढ़ाई नहीं कर रहे हो आप लोग। और अगर डाउट सब क्लियर हो रहे हैं तो इसका मतलब बहुत अच्छी बात है। तो फिर कोई बात ही नहीं है, सिलेक्शन हो जाए आपका खाली इसी हिसाब, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा कि इसमें आप लोग जाते हो तो क्या मांगते हो भगवान से? हैं? क्या मांगते हो? हम तो मांग रहे हैं, कुछ नहीं मांगते। कुछ नहीं मांगते? अरे मतलब ऐसा नहीं है अल्लाह से या भगवान से कुछ मांगते नहीं मांगते हो? यही कहते हैं अभी सवाल निकल जाए। अच्छा पता नहीं जाता किसी को? नहीं सर, मैं कह रही हूं, कुछ लोग ऐसा होता है, सोचते हैं। ऐसा कहते हैं बताया मत करो वरना पूरी नहीं होती। मत बताओ, ठीक है, कहीं एमबीबीएस हो जाए तुम्हारा, पता है। ऐसा कुछ नहीं बेटा, मैं सिंपली आसान बताऊं तो ये कहा करो हाँ एमबीबीएस बन जाओ, अच्छी बात है। ये कहा करो अच्छी बात है, वरना नहीं कहोगे तब भी अच्छी बात है। हमेशा कहा करो खुश रहें उस लाइफ में। मुझे लगता है एमबीबीएस वाले ही बहुत सारे रो रहे हैं, ठीक है। और अरे एमबीबीएस करके आदमी सुसाइड कर लेता है, इसमें क्या है? आईएएस मैंने बहुत सारे आईएएस देखे सुसाइड कर लेते हैं। आईएएस मतलब निकाल के डीएम पोस्ट पे कर लेते हैं सुसाइड जाके। तो एमबीबीएस बनना जरूरी नहीं, जरूरी है आपको खुश रहना। और जब आप एमबीबीएस बनोगे तो अपने आप खुश रहोगे। और अगर आपके यहाँ पे गोबर बना हुआ है तो आप लोग एमबीबीएस बन के भी टेंशन में रहोगे कि ये कैसा है, वो कैसा है, ये मुझसे टॉपर क्यों है। अब तो मैं एमबीबीएस हूँ फिर भी फिर टेंशन। तुम्हें क्या लग रहा है आजकल बेटा हॉस्पिटल इतने खुल गए हैं ना कि तुम्हें एमबीबीएस बनने के बाद हॉस्पिटल चलाने के लिए भी संघर्ष करना पड़ेगा। तो टेंशन लेने वाले की जिंदगी में टेंशन रहेगी, चाहे कुछ भी बन जाना। और खुश रहना है आपको तो प्रॉपर आप खुश रह सकते हो, ठीक है। ये कभी मत सोचना कि मैं डॉक्टर बन जाऊंगा तब खुश रहूंगा, अभी तो मैं खुश नहीं रहूंगा, जबरदस्ती कसम खा ली खुश नहीं रहूंगा। ऐसा नहीं सोचना है बेटा। ये बताओ ये आप लोगों का कहानी है, समझे? सही है, समझ गए? किसी को डाउट है यहाँ पे बताओ?
आप क्यों बोल रहे हो बेटा, ये इतना कुछ क्यों हो रहे हो? पढ़ाई कर लो तभी कुछ रहोगे वरना बीवी रोज रुलाएगी। ये देखो यहाँ पे देखो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे कह रहा हूँ कि यहाँ का अरेंजमेंट समझ गए आप लोग? समझ गए? यहाँ पे मैंने बोला था 9 + 2, 9 हो सकता है पेरिफेरल, 2 होता है सेंट्रल, और इसी को हम लोग बोलते हैं 18 + 2 भी बोल सकते हैं, क्योंकि डबलेट होता है पेरिफेरल और सिंगलेट कैसा होता है सेंट्रल। अब यहीं से बिल्कुल समझ लो सेंट्रियोल, क्या समझ लो? सबसे पहले बताओ, मैंने सेंट्रियोल का काम बताया था सेल डिवीजन में स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन करना, ये बताया था, ये बताया था। सेंट्रियोल प्रेजेंट किसमें होता है? एनिमल सेल में। ऑप्शन किसमें होता है? ये सब बातें आपको पता है? तो सेंट्रियोल का अरेंजमेंट में खाली इतना ध्यान रखना, यही समझ लो। ये देखो जो सेंट्रल वाली होती है, ये देखो बेटा, क्योंकि आपकी किताब में डायग्राम नहीं है, खाली इसका है उसका नहीं है, समझ रहे हो? तो यहाँ इधर देखा इतने बीच में नहीं, पेज खराब हो रहे हैं, चलो हो गया तो इधर देखो। अब अगला टॉपिक है सेंट्रियोल, क्या है? यहाँ पे डिफरेंस क्या है? ये जो पेरिफेरल होते हैं ट्रिपलेट होते हैं, कैसे होते हैं? ट्रिपलेट, और होते 9 ही हैं। कितने होते हैं? 9। ठीक है, 9 है, और बीच में क्या होता है? कुछ नहीं, यानी कि बीच में क्या होता है? 0। तो इसका जो अरेंजमेंट होता है वो होता है 9 प्लस, क्या लिखा मैंने? 9 प्लस 0, ठीक है? इसका अरेंजमेंट होता है, लेकिन ध्यान आपको क्या रखना है? इधर देखो, ये वाले होते हैं पेरिफेरल, कैसे होते हैं? और ये वाला कैसा होता है बेटा? सेंट्रल। लेकिन यहाँ पे देखो, ये पेरिफेरल वाला कैसा होता है? ट्रिपलेट। कैसा होता है? वहां कैसा था? डबलेट। और यहाँ पे 0 है तो कोई मतलब नहीं होता। 27 + 0 यहाँ पे हाँ 27 + 0 भी ऑप्शन में आ सकता है, समझ गए? इसको बीच वाले एरिया को बोलते हैं हब, क्या बोलते हैं? क्योंकि 0 है, और ये देखो ऐसे अरेंज होता है। तो ये क्या लग रहा है आपको, बताओ क्या लग रहा है? कार्ड व्हील, रथ का है किसका भैया? अरे भाई डेवलप का भैया सही है तो ये क्या है? कार्ड व्हील क्या है? यानी कि तांगे का पहिया होता है, वो ऐसा लग रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं कार्ड व्हील लाइक स्ट्रक्चर। अरे भाई डेवलप होती नहीं है। समझ गए हम लोग ये बात? ये क्लियर हुआ? चलो, तो यहाँ पे सेंट्रल का समझ गए, बस इतना ध्यान रखना है खाली। अरेंजमेंट इसका ध्यान रखना, पेपर में आएगा यही आएगा, कुछ नहीं आएगा। क्लियर? ये क्वेश्चन आ सकता है कि बताओ सेंट्रल वाली जो होती है उनसे वो पेरिफेरल वाले सेंट्रल वाले किससे जुड़े होते हैं? तो पता है सबको, रेडियस को, सही है। इसके बाद बीच में यहाँ पे क्या बोलते हैं? हब, क्या बोलते हैं? हब। सेंट्रल वाले ट्रिपलेट होते हैं और बीच में होता नहीं है, इसका अरेंजमेंट ऐसा लग रहा है जैसे कार्ड व्हील। इतना लिखा है, उस बात खत्म करो, ठीक है? तो आप लोग ये वाला पॉइंट समझ के बताओ, साइटोस्केलेटन। अगला जो हमारा टॉपिक क्या आता है बेटा? न्यूक्लियस। क्या आता है? और ये हमारा क्या है? लास्ट टॉपिक चैप्टर का। इसके बाद क्या हो जाएगा? इसके बाद क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा, चैप्टर खत्म हो जाएगा, सही है? आप लोग चैप्टर खत्म होने फोकस मत किया करो, आप लोग फोकस किया करो कि मुझे समझ में कितना आ रहा है, और सेकंड मैं याद कितना कर पा रहा हूँ। अगर मैं एक दिन में चैप्टर खत्म कर दूं उससे फायदा क्या है? ये मैं 10 दिन पढ़ाऊं उससे क्या फायदा अगर आपको कुछ पढ़ने नहीं पड़ा तो? मतलब है मुझे पता है कौन से टॉपिक कितने टाइम बच्चा समझ सकता है, उतना ही समझा करो, और उतना ही आप लोग घर पे जाकर पढ़ा भी करो। और पढ़ते हुए सबसे अच्छा लगता है अगर आप लोग वास्तव में सही से पढ़ रहे हो तो, और समझ के पढ़ोगे तो बायोलॉजी तो एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट इतना है कि आपको वैसे ही मजा आएगा चीजों को जानने में, सही है? और इसीलिए बेटा मैंने बायोलॉजी चूज किया है। मैं केमिस्ट्री भी बहुत चीप जानता था पहले, मतलब केमिस्ट्री नोट देख लोगे तुम पागल हो जाओगे, ऐसे नोट बने हुए हैं अपनी मेरे। नहीं लेके नहीं आऊंगा मैं कह रहा हूँ बच्चे पढ़ेंगे इस बात से, सुनो। आपके बच्चे पढ़ेंगे? अरे दिखाने के लिए ये देखो, मैं ये कह रहा हूँ जब मैं स्टार्टिंग में आया था तो मेरे पास 2 ऑप्शन थे, या तो मैं केमिस्ट्री के लिए चल सकता था या फिर, लेकिन बायोलॉजी मेरी आत्मा में बसी थी बिल्कुल। आत्मा का मतलब होता है कि मुझे मजा आता था बायोलॉजी, देख ही मजा आता था, तो मैंने चूज क्या किया? बायोलॉजी। और वो मैं पहले से मतलब बायोलॉजी में मजा आता है पढ़ने में भी और पढ़ाने में भी। मेन मजा आता है पढ़ने में, क्योंकि बायोलॉजी की इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लगता है, सही है? और फिर मैं इसे ऐसा पढ़ाता ही नहीं कि तुम्हें कोई बोझ दे के पढ़ा रहा हूँ कि बायोलॉजी नीट की पढ़ा रहा हूँ। आप लोग खाली चीज़ों को समझोगे तब भी आपको मजा आएगा और चीज़ों को तभी अच्छा लगता है, ठीक है? अगले हम लोग पढ़ेंगे न्यूक्लियस के बारे में। किसके बारे में? अगले पढ़ो, ये लिखो कुछ लिख लिया? हाँ लिख लिया। 9 + 0 लिख लो, और पेरिफेरल लिख लो ट्रिपलेट, और इधर लिख लो
सेंट्रल इधर सिंगलेट क्या लिखा हुआ है ही नहीं, जीरो जीरो ही। नहीं हुआ। और बेटा किसी को पूछना होगा तो पूछ लिया करो, ठीक है, आराम से, ऐसा नहीं कि नहीं पूछना है, बेइज्जती हो जाएगी। कैसी के साथ कौन सी बात है? अच्छा बात है तो यहाँ पे आते हैं। क्लास में तो बच्चे जो होते हैं क्लास में, जैसे मैं भी था, मुझे पता है मेरा एक डाउट 9th में था मैथ का। कब था? 9th में, मैं बताया था। 9th भी हो गया, 10th भी हो गया, पास भी हो गया, और फर्स्ट ईयर इंटर में बायो ले ली। उसके बाद वो आज भी है, पता नहीं है क्या है, लेकिन वो डाउट आज भी है। अच्छा क्या है? क्या है? अरे वो कुछ ऐसा था, स्क्वायर निकालने का लॉग का कोई मैटर था, लॉग वगैरह टाइप का। अच्छा तो मुझे उस टाइम को समझ नहीं आया कैसे हुआ। मैंने टर्कमान नहीं पूछा, मैंने कहा यार मैं पूछूंगा, ये कहेंगे। सर सब आता तो कोई यहाँ नहीं होते। हाँ दूसरे सुनो ना, उस टाइम मुझे लगता था कि अगर मैं पूछूंगा सर बोलेंगे तुम्हें इतनी बात नहीं पता ये वो, तो उस टाइम पे फीलिंग आता था। लेकिन अब आप लोग समझदार हो, वैसे नहीं हो कि आप लोग कुछ भी सोचो ऐसा। चलो अगले देखो, अगले हम बात करते हैं किसकी? न्यूक्लियस। किसकी बात करते हैं? न्यूक्लियस। सबसे जो मेन स्ट्रक्चर होता है सेल के बीच में होता है, उसे क्या बोलते हैं? आपको क्वेश्चन बताएगा न्यूक्लियस अपसाइड कौन सेल में होता है? मैच्योर आरबीसी। उसमें न्यूक्लियस क्या होता है? भी होता है ना? सी हाँ प्लांट सेल में, ठीक है। दूसरा मुझे बताओ, ये बताओ, एक तो न्यूक्लियस अपसाइड में प्रेजेंट हो गया, दूसरा पूछ रहा हूँ कि एक से ज्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं क्या एक सेल में? मल्टीप्लिकेट होते हैं, किस में होते हैं? किस में? एपिटम। टैप्टम। हाँ, और बताओ, और उसमें होते हैं जहाँ जहाँ है मैं क्लियर कर ले रहा हूँ, ठीक है। बायोलॉजी में 3 जगह नाम लिखे हैं। और बच्चे क्या कर रहा है तुम लोग? थोड़ा दिमाग लगाओ बेटा। कोकोनट के एंडोस्पर्म में कहाँ होते हैं? यानी लिक्विड जो एंडोस्पर्म होता है मल्टीप्लिकेट। और तीसरी जगह बताओ, एक जगह और लिखा है किताब में। गूगल सर्च नहीं कर रही हो? तो सही है। फंगस के जो हाइपा होता है, हाइपा, उसमें 2 टाइप के होते हैं, सेप्टेट और एसेप्टेट। और मैंने कहा था एसेप्टेट वाले को बोलते हैं मल्टीन्यूक्लिएट कंडीशन, जिसका नाम क्या होता है? सिनोस्टेटिक कंडीशन। क्या होता है? ठीक है, ठीक है। इतना आप लोगों को पता है। न्यूक्लियस का मेन काम क्या होता है बच्चों? वो होता है कंट्रोलर ऑफ द सेल। किसी भी सेल को क्या करते हैं? कंट्रोल। कैसे करते हैं आपको पता है? इनके पास डीएनए होता है, और डीएनए होता है तो डीएनए जो कहेगा जैसा प्रोटीन वैसा ही बनेगा, क्योंकि डीएनए ही क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। तो यहाँ पे जो समझने वाली बात ये है, वो ये है, देखो ये तुम्हारा क्या है बेटा? सेल है। और आपको पता है न्यूक्लियस भी डबल मेम्ब्रेन होता है। अच्छा, प्रोकार्योटिक सेल में न्यूक्लियस की जगह क्या बोलते हैं उसको? न्यूक्लियोइड। क्या बोलते हैं? सही है, ठीक है, सब पता है। ये बैम में वाला ना सब बताएगा, तो पढ़ लोगे ना। कुछ बच्चे खाली बातें करने आते हैं यहाँ पे। ये देखो ये क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गई, और इसके अंदर क्या है? जेनेटिक मटेरियल। ये क्या होती है बेटा? आउटर मेम्ब्रेन। और ये क्या होती है? इनर। इसके अंदर भरा होता है, बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? और ये जो पोर लाइक स्ट्रक्चर है बोलते हैं न्यूक्लियर पोर। इनका काम होता है एमआरएनए को पास आउट करना न्यूक्लियस से। कहां? साइटोप्लाज्म में। इतना समझ गए आप लोग? इसके बाद देखो यहाँ पे अगर डिस्कवरी करी थी, किसने कही थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। मैंने कहा मल्टी न्यूक्लियर कंडीशन होती है, वैसे नॉर्मली तो सिंगल न्यूक्लियस होता है। इसके बाद मैंने कहा था न्यूक्लियस एब्सेंट भी होता है, जैसे कौन सेल में होता है? आरबीसी में, सीब्रियम में, ठीक है। ह्यूमन की सर। हाँ आप अगली देखो, अगली देखो। इसके बाद न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है बेटा? डीएनए। क्या होता है? यहाँ पे ये इसके बारे में थोड़ा समझ लो, ठीक है। मैं एक ही बार में क्लियर कर दे रहा हूँ सब कुछ। इधर देखो बेटा, बोलो मत, ये तो आपको सब पता ही है पहले से, ये मिटा दे रहा हूँ। आप लोग मेन चीज समझो, क्रोमोसोम। किसका समझो? क्योंकि मेन टॉपिक यही है हमारा यहाँ पे कि क्रोमोसोम क्या होते हैं, डीएनए क्या होता है, जीन्स क्या होता है, या क्रोमैटिन मटेरियल क्या होता है। सही है, इसको समझते हैं फिर से। एक बार मैं समझा सकूंगा आपको, लेकिन फिर भी समझते हैं, क्योंकि बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं। डीएनए फिर क्रोमोसोम। एक्चुअली में कुछ बच्चे तो ये नहीं समझ पाते कि जेनेटिक मटेरियल हम बोल किसे रहे हैं, क्रोमोसोम को या जीन्स को या डीएनए को या क्रोमैटिन मटेरियल को।
वो जहाँ जो नाम होता है वहीं रट लेते हैं, बात खत्म। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे सपोज मानो आप डीएनए हो, क्या हो? डीएनए हो। अभी आप डीएनए हो, आप लोग अभी मैं बोल सकता हूँ कि डीएनए को ही हम बोल रहे हैं स्टूडेंट, आप ह्यूमन हो, मान लिया ह्यूमन हो। अब आप लोग अगर यहाँ पढ़ रहे हो तो आप लोगों को मैंने क्या बोल दिया? स्टूडेंट। क्या बोल दिया? हो तो ह्यूमन ही। इसके बाद आप घर पे गए, पापा बोले चलो खेत पे, थोड़े कपड़े फटे हुए पहन लिए और वहां पे जाके एक कसी रख ली। हाँ, हम क्या बन गए? किसान। क्या बन गए? लेकिन हो तो आप ही इंसानी हो, खाली आप लोग स्टेज चेंज हो रही है तो आपका नाम चेंज हो रहा है। ऐसी आपकी शादी हो गई तो आपके वो लगा ली, टोपी लगा ली जहाँ, और आप क्या बन गए? दूल्हा बन गए। उस दिन कोई आपसे कहेगा स्टूडेंट जा रहा है रथ में बैठ के, कौन जा रहा है? दूल्हा। सबसे बेकार पोजीशन वो लगती है दूल्हा वाली। अच्छा खासा आदमी कैसी नकल मार देते हैं ना। ये मैं अपना पर्सनल तो बता रहा हूँ बताइए, क्योंकि हर आदमी को स्टेज से निकलना पड़ता है एक बार। अच्छा खासा आदमी ऐसा लगने लगता है जैसे बेचारा क्या करे। अब ऐसे थोड़ा चले जाओगे वहां पे। अच्छा एक बात और है ना, एक बात और है, अपनी अपनी वैसे पसंद होती है। हर आदमी को लगता होगा, जैसे कोई लोग सोचते हैं अब तो मैं बहुत धांसू लग रहा हूँ, राजा लग रहा हूँ, वो पहन के मैं ड्रामा बाजी सही बता रहा हूँ वैसे सही। लेकिन मैं अगर पर्सनल अपना एक्सपीरियंस बताऊं, मुझे सोच के डर लगता है कि वो टोपी लगा के आदमी कैसा लगता होगा। सब लोग चारों तरफ बैठ जाते हैं घूमने यहाँ भी और मतलब अच्छा खासा आदमी ऐसा नकल मार देते हैं उसकी, मतलब कि वो क्या होता है, शेरवानी वगैरह पहन के टोपी लगा के, पता नहीं क्या करता है जी। फिर कुछ तो काले लगा देते हैं। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, टेंशन ना लो। देखा जाएगा, लेकिन वही कर सुनो। चलो ठीक है बेटा, इधर देखो मैं क्या कर रहा हूँ, पहले समझ। मैंने ये बोला था कि क्या बोल रहे थे यार, भूल गया। हाँ, स्टेज चेंज कर रहे थे तो दूल्हा बन गया, उसके बाद घर पे आया, फिर कोचिंग आया, फिर क्या बन गया? स्टूडेंट बन गया। तो ऐसे ही हमारे डीएनए के साथ होता है। समझो समझो बेटा, अगर डीएनए है, क्या है आपको बताया, डीएनए का जो साइज होता है वो होता है 2.2 मीटर और 10⁻⁶ मीटर जो न्यूक्लियस का चार्ज न्यूक्लियस का होता है डायमीटर। आप लोग कुछ सोचो, इतने छोटे न्यूक्लियस में इतना बड़ा डीएनए कैसे फिट हो जाएगा? उसको रैप्ट करना होता है। क्या करना होता है? रैप्ट का मतलब होता है जैसे आप उनका गोला लेके आते हो, अब वो ऐसे बना हुआ है तो छोटा सा है, लेकिन जब उसको रेडोगे तो कितना बड़ा निकलेगा। ऐसे ही हमारा डीएनए रैप्ट होता है एक प्रोटीन के ऊपर, इसे बोलते हैं हिस्टोन प्रोटीन। क्या बोलते हैं? तो बेटा डीएनए है, जब वो डीएनए जो है वो रैप्ट हो गया किसके ऊपर? हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर। सही है, तो हमने उसको क्या बोल दिया? क्रोमैटिन। क्या बोल दिया? बस है तो डीएनए, लेकिन उसकी क्या हो गया, हमने नाम चेंज कर दिया क्रोमैटिन। अब सेल आपको बताओगी एक साइकिल फॉलो करती है, हर एक सेल हमारी, मतलब जैसे आप लोग एक साइकिल फॉलो करते हो। आप सुबह उठते हो, मुंह धुलते हो, उसके बाद नाश्ता करते हो, सही है, कुछ भी करते हो, उसके बाद ठीक है, उसके बाद खाना खाते हो, उसके बाद कुछ भी करते हो, उसके बाद आप लोग कोचिंग आ गए, फिर सो गए। ये साइकिल फॉलो नहीं कर रहे हैं आप लोग लगातार। ऐसी हमारी सेल भी क्या करती है? साइकिल फॉलो करती है। क्या करती है? तो जब सेल के दो फेज होते हैं, आई फेज और एम फेज, मैं कल से पढ़ाना शुरू करूंगा सेल साइकिल सेल डिवीजन। और बेटा यहाँ पे छोटा चैप्टर है, क्वेश्चन इससे कम से कम 3-4 आ जाते हैं, ऐसा ध्यान रखना, 4 क्वेश्चन। और ऐसे पढ़ा दूंगा आपको कि सेल साइकिल सेल डिवीजन का क्वेश्चन गलत नहीं होगा, दुनिया को क्वेश्चन गलत हो जाए। सही है, फिल्म की तरह बिल्कुल। अगला क्या होता है आपको पता है? आई फेज होता है, और कौन सा फेज होता है? एम फेज। आपको बताओ होगा, बोलो मत बेटा, आई फेज में क्या होता है? डीएनए रेप्लिकेशन होता है। क्या होता है? यानी कि आई फेज के एस फेज में, कौन से में? आपको पता होना चाहिए आई फेज के 3 पार्ट होते हैं, G1, S और देखो ऐसा होता है। एक होता है आई फेज, कौन सा फेज होता है बेटा? और एक होता है एम फेज। समझ गए? आई फेज में 3 फेज होते हैं, एक होता है G1, S और क्या होता है? G2। इसके बाद एम फेज में आपको बताया प्रोफेज, मेटा, एना, टीलो, ये होते हैं। यहाँ पे क्या होता है? सेल ग्रोथ करती है। सेल ग्रोथ का मतलब इसे ग्रोथ फेज बोलते हैं। ग्रोथ फेज का मतलब होता है कि यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन का अमाउंट डबल होता है, लेकिन यहाँ पे हमें दिखता क्या है? क्रोमैटिन। क्या दिखता है बेटा? ये
जब सेल हमारी आती है प्रोफेज स्टेज में, कहाँ आती है? तो यही क्रोमेटिन जो होता है, यही क्रोमेटिन कंडेंस होकर क्या बना लेता है? क्रोमोसोम, जो हम लोग हमेशा बोलते हैं गुणसूत्र, क्या बोलते हैं? वो ये होते हैं क्रोमोसोम। और वो सुनना होता है क्या? ये मैंने ये क्या होते हैं बेटा? क्रोमोसोम। क्या हो गए? अब ये क्रोमोसोम क्यों बने? क्योंकि आपको पता है डीएनए का अमाउंट दोनों सेल में डबल बराबर रखना है, तो इसका मतलब वो क्रोमोसोम फॉर्म में दोनों सेल में चले जाते हैं, समझ गए? इसके बाद इसीलिए यहाँ पे ग्रोथ फेज बोलते हैं, इसको बोलते हैं न्यूक्लियस, यानी कैरियोकाइनेसिस होता है, यहाँ पे न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, उसके बाद होता है साइटोकाइनेसिस। तो मैं बोल सकता हूँ कि अब आप लोग समझ गए डीएनए क्या है, क्रोमेटिन क्या है और क्रोमोसोम क्या है। सही है भाई, बस खाली सेल साइकिल में नए नए फेज आ रहे हैं, उसी हिसाब से चीजें क्या हो रही है, कन्वर्ट हो जा रही है। अब क्रोमोसोम बन गए, हम लोग जो बोलते हैं 23 पेयर क्रोमोसोम है, वो यही बात करते होते हैं। सही है। दूसरा क्रोमोसोम की अगर मैं और जीन्स की बात करूं, जीन का मतलब होता है डीएनए का वो सेगमेंट या वो हिस्सा जो किसी एक कैरेक्टर को इन्फ्लुएंस करता हो, मतलब एक कैरेक्टर को देखता हो, चलाता हो, वो प्रोटीन बना रहा हो, उस सेगमेंट को क्या बोल देंगे? जीन। क्या बोल देंगे? जीन। तभी तो मैं बोलता हूँ जैसा जीन वैसे उसका प्रोटीन। समझ गए आप लोग? दूसरा बात समझो, अगर आप क्रोमोसोम देखोगे तो आपको कैसा दिखेगा वो समझा रहा हूं आपको, ठीक है? इधर देखो बेटा, अगर मैं क्रोमोसोम की बात करूं तो ये हमेशा पेयर में होते हैं। कैसे होते हैं? तो हम लोग भी पेयर में बना देना है, ठीक है? कभी भी आप ये मत कहना कि 46 क्रोमोसोम होते हैं, हमेशा कहा करो 23 पेयर। क्या कहते हो? आप लोग के जूतों का ऐसा तो मेरे पास 4 जूता हैं। आप लोग ऐसा करते हैं ना, 2 जोड़ी जूता हैं, ये 1 जोड़ी जूता दे दो, या दुकानदार से कहते हो 2 जूते दे दो मुझे, भगा देगा। इधर देखो, तो यहाँ पे भी हमेशा किस में होते हैं? पेयर में। और जो क्रोमोसोम पेयर में होते हैं उन्हें बोलते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। क्या बोलते हैं? यानी कि जो क्रोमोसोम पेयर में होते हैं उन्हें बोलते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। आप लोग ये सब बातें जानते रहो, इससे आपको जेनेटिक बहुत सरल लगेगी अगर ये सब जानते हो आप लोग, ठीक है? कल सेल साइकिल पढ़ेंगे, उसमें तो मैं दोबारा बताऊंगा ये सब कुछ, ठीक है? इसके बाद मैंने कहा था जो ये क्या है बेटा? क्रोमेटिड। क्या है? क्रोमेटिड है। ये क्रोमेटिड ये और ये क्रोमेटिड ये मैं क्रोमेटिड नहीं बोल रहा हूँ, क्रोमेटिड बोल रहा हूँ। क्या बोल रहा हूँ बेटा? क्रोमेटिड। तो आपसे अगर मैं पूछे कि बताओ एक क्रोमोसोम में कितने क्रोमेटिड होते हैं तो कितने होंगे? 2। कितने होंगे? ये रियल में होता एक ही है, लेकिन बेटा ये कौन सी फेज है बताओ? एम फेज है। अभी कौन सी फेज है? एम फेज में हमें क्रोमोसोम दिखते हैं ना, मेटाफेज में, क्रोफेज यानी मेटाफेज में। अब मेटाफेज में दिखते हैं तो उस टाइम पे डीएनए अमाउंट डबल होता है। कितना होता है? डबल। इसीलिए यहाँ पे हमें क्रोमेटिड हमेशा कितने दिखेंगे? 2। बकाया अगर हम वैसे बनाए, अगर नॉर्मल सेल में बनाए तो हमेशा क्रोमेटिड कितना होगा? 1। सही है। लेकिन बनते ही एम फेज में, वो मेटाफेज में क्रोमोसोम, तो हमेशा यही स्टडी करनी है। अगले देखो, जो क्रोमेटिड पेयर में होते हैं उन्हें बोलते हैं सिस्टर क्रोमेटिड। क्या बोलते हैं बेटा? क्या बोलते हैं? सिस्टर क्रोमेटिड। ये सिस्टर कई बारी, ठीक है, बहन वाली। इसके बाद देखो, और जो होमोलोगस क्रोमोसोम के ये वाला क्रोमेटिड और एक ये वाला, इसको बोलते हैं नॉन सिस्टर। क्या बोलते हैं? नॉन, यानी मौसेरी बहन है। अरे क्योंकि बेटा ये बहनें नहीं है दोनों, ये आपस में बहनें, तो मौसेरी नहीं होंगी। ये देखो, तो इसको बोलेंगे नॉन सिस्टर। क्या बोलेंगे? सही है। इसका एक जो क्रोमेटिड जुड़े होते हैं उसे बोलते हैं सेंट्रोमियर। क्या बोलते हैं? ये देखो बेटा आप लोग, और सेंट्रोमियर के बीच में 2 ऐसे की जगह होती है, बोलते हैं काइनेटिक कोर। क्या बोलते हैं? और काइनेटिक कोर से क्या लगे होते हैं? स्पिंडल फाइबर। समझ गए ये बात? ये तो तुमको ध्यान रखना है बस। 2 क्रोमेटिड होते हैं, एक सेंट्रोमियर, 2 क्रोमेटिड, 2 काइनेटिक कोर। ये काइनेटिक कोर कितने हैं? 2। सेंट्रोमियर कितना है? 1। क्रोमेटिड कितने हैं? 2। समझ गए आप लोग? और जो पेयर में होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? होमोलोगस। और जो पेयर में नहीं होते उन्हें क्या बोलते हैं? नॉन होमोलोगस। क्लियर? हाँ, ये बोल सकते हो। इसके बाद सुनो, अच्छा कोई ये देखो, कुछ पे क्या होता है, कुछ ऐसे के एक एरिया होता है, इसको बोलते हैं प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन और इसको बोलते हैं सेकेंडरी। क्या बोलते हैं? यानी कि मैं बोल सकता हूँ ये वाला जो पार्ट होता है वो नॉन ट्रांसक्रिप्शन वाला एरिया होता है, जहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता है, और इसको बोलते हैं सैटेलाइट। क्या बोलते हैं? सैटेलाइट। बरेली वाला नहीं, ये वाला, ये सैटेलाइट बरेली में भी। तो बेटा ये आप समझ गए इतना?
बस ये तुम्हारे चैप्टर में था, ये लास्ट टॉपिक था। हाँ इसके बाद एक टॉपिक और है, यानी कि सेंट्रोमियर के बेस पे जो क्रोमोसोम है कितने टाइप के हैं? 4। कितने टाइप के हैं? कौन कौन से? मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक और टीलोसेंट्रिक। सही है। तो पहले आप लोग जो भी लिखना था यहाँ लिख लो, उसके बाद मैं अगले पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, फिर ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। लिखो मैंने जो कॉपी मंगाई है आपसे वो सीधी मंगाई है बेटा, इसमें जी बात से लिखा करो, जब आपको लगे कि लिख लो थोड़ा बहुत, वो कॉपी लेके बैठ जाया करो आप लोग। आप लोग ऐसे बैठते शादी में आए हुए हैं। ये किताब पे बना लो, किताब पे लिखा करो, लेकिन लिखा करो, ऐसे नहीं खाली बैठे हैं। अब सब बता रहे हैं। आलसी लोग फोटो क्लिक कर लिया है। जो बातें लगा कर आपको वो लिख दिया करो, बकायदा लिख दिया करो, कोई दिक्कत आप लोग साथ में किताबें पढ़ो, अगर किसी को डाउट लगे तो मुझसे क्लियर कर लो तुरंत ही। ठीक है, क्योंकि अब हमारे पास 15 मिनट बचे खाली। मैं एक बार फिर भी किताब से द्वारा रिवाइज करवा दूंगा। ठीक है, उस टेंशन ना कल पहले 15 मिनट हम ये चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, एक बार फिर से। इसके बाद क्या करेंगे? सेल साइकिल और सेल डिवीजन। ये कौन है? लाल बाबू शास्त्री है। इनका क्या योगदान था? इनका क्या योगदान था? मुझे इनकी एक कहानी याद है, जो वो पानी ज्यादा भर गया था, तो बस्ता सर पे रख के नदी में कूद गए। वो इनकी तो कहानी थी। ये स्कूल जाते थे तो नाव में पानी भर गया, तो ये बस्ता ऊपर रख के कपड़े निकाल खान नदी में कूद गए, ऐसा था ना? हाँ, याद है। फर्स्ट सेकंड पढ़ी थी। ये लिख के सब लोगों ने लिख लिया। एक बार वो चेक करें, समझ नहीं आया, मैं फिर दोबारा समझा रहा हूँ। ठीक है बेटा, जैसे हुए मैं समझा रहा था डीएनए, क्रोमैटिन और क्रोमोसोम, 3 नाम लेते हैं। सही है, जैसे आपसे पूछा जाता है बताओ आपकी सेल में कितने क्रोमोसोम हैं, तो आप लोग भी ऐसे तो नहीं कि क्रोमोसोम कुछ और समझते हो कि कोई कुछ और होगा और डीएनए कुछ और होगा। डीएनए ही तो क्रोमोसोम होते हैं। यानी कि मैं बोल सकता हूँ कि डीएनए को पहले जब प्रोटीन के साथ रैप्ड होता है न्यूक्लियस के अंदर, ये सब चर्चा जो बता रहा हूँ मैं न्यूक्लियस के अंदर बता रहा हूँ। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, तो न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, सबसे पहले डीएनए होता है। जब वो प्रोटीन के साथ रैप्ड होता है तो उसको बोलते हैं क्रोमैटिन। क्या बोलते हैं? और सेल लगातार क्या होती है, फेजेस चेंज होती है सेल में।
जैसे आप अभी स्टूडेंट हो, घर पे जाके बेटा बन जाओगे, सही है। इसके बाद थोड़ी देर बाद दोस्त बन जाओ किसी के, रात में पता नहीं क्या बन जाओगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आपकी लगातार क्या चेंज हो रही है बताओ, स्टेज, ठीक है, जैसे सही है। तो यहाँ पे ऐसे होता है, यहाँ पे होता है डीएनए होता है, जब डीएनए प्रोटीन के साथ रैप्ड होता है तो क्या बन जाता है, क्रोमैटिन। और जब क्रोमैटिन, जब सेल हमारी पहुंचती इस वाले फेज में, कौन से फेज में, ये वाले फेज में, तो क्रोमैटिन ही बन जाते हैं क्या, जो आपसे कहते हैं कितने क्रोमोसोम बॉडी में है, समझ गए, 23 पेयर, वो उसकी बात हो रही है, समझ सही है। अगर मैं क्रोमोसोम को बना के दिखाऊं तो वो ऐसा दिखता है। इसके बारे में मैंने बताया था कि देखो 2 क्रोमैटिड होते हैं, उसके पास एक सेंट्रोमियर होता है, सही है, जिससे क्रोमैटिड क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। इसके बाद लड़का होता है, इसके बाद जो साइड से लगा होता है वो क्या होता है, काइनेटोकोर, क्या होता है। इसके बाद मैंने बताया जो पेयर में क्रोमोसोम होते हैं उन्हें बोलते हैं होमोलोगस, बोलो बस बेटा, होमोलोगस। और जो कैसे होते हैं, क्रोमैटिड होते हैं, सेम क्रोमोसोम को बोलते हैं सिस्टर, और जो अलग अलग होते हैं क्या बोलते हैं, नॉन सिस्टर। बस इतनी बात ध्यान रखनी है आपको। अब देखो अगले देखो, अकॉर्डिंग टू सेंट्रोमियर की पोजीशन, यानी कि पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर, क्रोमोसोम को हम 4 टाइप से बोलते हैं। कितने टाइप से बोलते हैं, 4 टाइप से। कौन कौन से बेटा, पहला कौन सा है, मेटाफेज नहीं, मेटासेंट्रिक, सही है। बोलो मत बेटा, मेटासेंट्रिक का मतलब है कि सेंट्रोमियर बीच में हो, कहाँ हो, यानी कि ना कोई आर्म बड़ी हो ना कोई छोटी हो, उसको बोलते हैं क्या। मैंने याद करने के लिए ट्रिक बनाई थी पहले अपनी, वो बता दे रहा हूँ तुम्हें। इसे बोलते हैं बी से, क्या बोलते हैं, अगर आप ऐसे ध्यान रखो तो ध्यान रख लो, मेटासेंट्रिक क्या बोलोगे, बी से। बी से का मतलब है इसकी दोनों आर्म क्या होती हैं, एक बराबर, और ये क्या है, सेंट्रोमियर, क्लियर। दूसरा होता है, दूसरा कौन सा है बेटा, सब मेटासेंट्रिक। और यहाँ पे इसका मतलब होता है कि एक आर्म थोड़ी सी बड़ी और एक आर्म थोड़ी सी छोटी, यानी कि मैं ऐसे बोल सकता हूँ, ऐसे। और इसको बेटा मैं अगर अपनी भाषा में बताऊं तो बोलते हैं एल से, क्या बोल सकते हैं, एल से, यानी कि एक छोटी आर्म एक बड़ी आर्म, ठीक है। तीसरा जो तुम्हारा कौन सा है बेटा, एक्रोसेंट्रिक, कौन सा है, एक्रोसेंट्रिक, ठीक है। एक्रोसेंट्रिक का मतलब होता है एक आर्म कुछ ज्यादा बड़ी और एक आर्म कुछ ज्यादा छोटी, यानी कि मैं ऐसे बोल सकता हूँ, ऐसे। और इसको मैंने बनाया था जे से, कैसा। और लास्ट जो बताओ वो कौन सा बचा, एक कतई बिल्कुल खत्म और एक कतई बहुत बड़ी, जिसे बोल सकते हैं आई से, क्या बोल सकते हैं, आई से, यानी कि सेंट्रोमियर ये है और एक आर्म क्या है, ये ऐसे बोल सकता है। इसको क्या बोल सकते हैं, टीलोसेंट्रिक, और इसको बोल सकता हूँ मैं आई से, समझ गए आप लोग। तो ये चारों, ये क्या है बीच में बेटा, सेंट्रोमियर क्या है। तो अकॉर्डिंग टू सेंट्रोमियर हमने देख लिया कि क्रोमोसोम कितने टाइप के हैं, 4 टाइप के, बस इतना ध्यान रखना है आपको, क्लियर। क्लियर हुआ, बताओ अब इस चैप्टर में ये बताओ किसी को डाउट है नहीं, अगर अभी भी कोई डाउट हो तो मुझसे क्लियर करो कि क्या डाउट है। देखो एक बार लॉट पढ़ रहे हो, और कल को हम लोग पढ़ेंगे सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। मैं सोच रहा था चैप्टर खत्म कर दूंगा, ये देख रहे हो आप लोग क्या, चलो देखो इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। बेटा सभी लोग पढ़ाई कर रहे हो, सभी लोग पढ़ाई कर रहे हो, कर रहे हो पढ़ाई, कितने कर लेते हो, नाम क्या तुम्हारा, अभिषेक, कितने, अब इतनी कम बेटा, कम 4-5 घंटे पढ़ाई करो, वो आपको लग रहा है 1 घंटे में कुछ हो जाएगा, कुछ हो नहीं पाएगा। एक अच्छे स्टूडेंट बन जाओगे, ये मतलब बोल सकता हूँ कि नॉलेज रहेगी आपको, बायोलॉजी हो जाएगी, फिजिक्स केमिस्ट्री फिर भी नहीं हो पाएगी। अच्छा खाली बैग तो ठीक है, मैं कहूँ टोटल 3 घंटे पढ़ते हो, लेवल आप लोग 5 घंटे से कम मत पढ़ो अगर आपको वास्तव में डॉक्टर बनना है तो। और मैं ये बात मैं 100% बता रहा हूँ आपको कि सफलता कोई शॉर्टकट नहीं होता कि आप समझो कि अरे 10 दिन बचेंगे तो पढ़ लेंगे 20 घंटे। सफलता कोई शॉर्टकट नहीं होता, आपको हर स्टेप से गुजरना पड़ेगा।
तब जाके एक आप फाइनल रिजल्ट तक पहुंचोगे। और एक सफल बच्चे में और एक असफल बच्चे में यही डिफरेंस होता है, एक बच्चा रेगुलर रहता है और एक बच्चा बहानेबाजी करता है। सही है कि आज नहीं कल, आज नहीं कल, तो वो नहीं चलता। और यहाँ पे अगर आपको डॉक्टर बनना है, देखो एक बात साफ साफ सोचा करो आप, अगर बेटा एमबीबीएस बनना इतना आसान होता तो हर गली में एक एमबीबीएस डॉक्टर होता, हर घर में। इसीलिए मैं कह रहा हूँ तैयारी लगभग हर घर में से एक बच्चा कर रहा होगा इस टाइम नीट की, क्योंकि हर बच्चे ही कर रहा है इसका, जो 12th में बायो लेता है वो तैयारी नीट की करता है। इसी चक्कर से मैं कह रहा हूँ कि आप लोग लगभग मैं ज्यादा नहीं कह रहा हूँ कि आप लोगों को रोबोट बन जाना है, कि खाली पढ़ाई के अलावा कुछ करना ही नहीं है, सब कुछ करना है लेकिन 5 घंटे पढ़ने के बाद, समझ रहे हो, 5 घंटे पढ़ाई करने के बाद कुछ भी करो, उसके बाद सो जाओ आराम से, फिर कोचिंग पढ़ो, लेकिन डबल 6 घंटे पढ़ो। और आप लोग 6 घंटे पढ़ रहे हो तो मुझे यकीन है कि आप लोग कहीं ना कहीं एक बहुत हद तक बहुत अच्छे रिजल्ट पहुंच जाओगे। सही है, चाहे आपके नंबर 100 आए या 50 आए उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप लोगों को कंटिन्यू पढ़ाई करनी पड़ेगी। मैंने एक बोल रहा है, मैं बता रहा हूँ, मैंने ऐसे बच्चे तक देखे हैं जिसके पहली बार में आए 400 नंबर और अगली बार में जो नंबर रह गया वो 200 अगली साल। इसीलिए मैं कह रहा हूँ नीट ये कहता है कि आप लोगों को कंटिन्यू पढ़ाई करनी पड़ेगी। ये मत भूल जाओ कि मेरे 400 नंबर है, मुझे तो खाली 100 नंबर पढ़ाने हैं बस, अब तो मैं 4 घंटे में पढ़ूंगा, अब तो मैं 1 घंटा पढ़ूंगा खाली। ये गलत भाई मत पाल लेना कि आपके 500 नंबर आ गए तो अब तो मुझे 100 नंबर लाने हैं खाली, अब तो मैं 1 घंटा ही पढ़ूंगा, अब तो मैं मजे करूंगा, कर लो मजे, अगली बार में नंबर आएंगे 200, समझ रहे हो। तो इसी चक्कर से मैं कह रहा हूँ कि आप लोगों को कंटिन्यू पढ़ाई करनी पड़ेगी हर घंटे, ठीक है, हर घंटे पढ़ाई करनी। बेटा एक बार बताओ, ये लिख लिया, चलो एक बार किताब देखते हैं, ठीक है, कोई डाउट हो आपका मुझसे क्लियर करना है। सही बच्चों किताब निकालो एक बार, देखो क्या डाउट है यहाँ पे, कहाँ पूछना है हमको, वहां मैं बता रहा हूँ, ठीक है आपको। सही आप पढ़ लो। क्या कह रहा है, बताओ बताओ। लेकिन उसमें कोई खड़ा था ना अभी, तो मैंने कहा यहाँ आप खड़े। हाँ मैं ही खड़ा हूँ। बेटा मैं एक एक करके अगले बढ़ रहा हूँ, आप लोग कोई डाउट हो तो मुझसे पूछना, ठीक है। पिसा ने ये वाला बता दूँ दोबारा, अब ये मत कहना ये कौन है ये है, मैं जानता हूँ रामचंद्र, इनका रोल बहुत बड़ा था। देखो ये सब आपको पता है, सेल क्या है सब पता है आपको, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर पढ़ा था। इसके बाद सेल थ्योरी पढ़ी थी, पहले दी थी सेजलर है स्वान ने, और उसके बाद जो फाइनल दी थी वो विर्चो। 2 बातें सही थी, लिविंग सेल से बने और मैं बोल सकता हूँ सेल जो होती है पुरानी सेल से बनी होती है। इतना क्लियर है, ठीक है। अगर सेल की बात करें तो आप लोग ओवरव्यू की बात करें तो आपको सब पता है कि सेल में क्या क्या होता है क्या क्या नहीं होता है, न्यूक्लियस होता है, ये सब होते हैं, सेल की शेप सब दिखा रही है। इसके बाद हम आए थे प्रोकैरियोटिक सेल पे, मैंने कहा था बैक्टीरिया के बारे में पढ़ लो, तो बैक्टीरिया के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था और लगभग हम लोगों ने सब कुछ देख लिया। प्लाज्मिड क्या होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, ठीक है ठीक है। इसके बाद मैंने कहा था राइबोसोम दोनों सेल में होता है, ये कितनी बार बताऊं, चला बता थक गया मैं चैप्टर हर दिन आके ही बताता हूं पहले। इसके बाद देखो बेटा यूकैरियोटिक सेल पे आते हैं, मैंने कहा था पहले हम लोगों ने पढ़ा था सेल मेम्ब्रेन के बाद, कहां गए सेल मेम्ब्रेन के बाद ये सेल है हमारी, ये प्लांट सेल है, ये कौन सी है एनिमल सेल। इसके बाद हमने पढ़ा था सेल मेम्ब्रेन, हाइड्रोफिलिक हेड और हाइड्रोफोबिक टेल, आउटर और इनर, इंपॉर्टेंट बात है यहाँ। इसके बाद हमने एक्टिव पैसिव ट्रांसपोर्ट देखा था। सेल वॉल का काम पता है सबको, हर किसी में सेल वॉल होती है प्लांट सेल में। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में 4 स्ट्रक्चर थे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, वैक्यूल्स और सही लाइसोसोम। ये 2 टाइप के होते हैं, रफ और स्मूथ। एक बनाता है प्रोटीन, दूसरा बनाता है बनाता नहीं, हेल्प करता है, ठीक है। गोल्गी बॉडी, इसका एक साइड था सिस और एक था ट्रांस। सिस वाले कॉन्वेक्स उसको कॉनकेव, एक होता है फॉर्मिंग, एक होता है बैक्टीरिया, क्लियर। अगले लाइसोसोम मैंने कहा सुसाइड वाइफ बोलते हैं। हाइड्रो कौन से एंजाइम होते हैं इनके पास बेटा, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, ध्यान रखना, वाटर की प्रेजेंस में ब्रेकडाउन करेंगे। वैक्यूल्स पता है आप लोगों को, ठीक है। टोनोप्लास्ट ध्यान रखना, 90% वॉल्यूम होता है किसका, प्लांट सेल में इसका। माइटोकॉन्ड्रिया पावर ऑफ द सेल, बहुत डिटेल में बताया मैंने। इसके बाद प्लास्टिड में क्लोरोप्लास्ट, बहुत डिटेल में बता दिया आपको। अब देखो यहाँ से आप लोग बताओ, सीरियस किसी को डाउट है
बताओ जल्दी देख के। अभी तक देखो किताब समझ रहे हो? क्योंकि यहाँ से मैंने किताब नहीं पढ़ाई है, वैसे समझाया। तो आप लोग देख लो एक बार, अगर कोई लाइन आपको लग रही है सर ये दोबारा बता दो तो बताओ। क्या सर अभी मतलब तुम्हें यही पता लगा मैं क्या पूछ रहा हूँ? मैं ये कह रहा हूँ किताब एक बार देखो बेटा, दे दो। फिर कोई भी डाउट हो आपका तो मुझसे पूछ लो कि सर ये वाली लाइन बता दो। चलो किसी को डाउट नहीं है, अगले जाओ। देखो यहाँ पे लिखा बेटा, इसके बाद राइबोसोम होता है, ठीक है 70S। कौन सा होता है? और साइटोप्लाज्म राइबोसोम कितना होता है? 80S, ठीक है। हाँ कौन बोला? कोई बोला? ठीक है मैं बताओ, सोचता हूँ कि बच्चा पूछ ले, वरना टीचर सोचते हैं कि बच्चा कोई ना पूछे कुछ, पता नहीं होता है। ये बोलने थे तू क्यों बोल गया, मत बैठ, नहीं बताना है। तो मैं सोचता हूँ, बार बार पूछता हूँ, 10 बार पूछता हूँ, बेटा कुछ तो पूछ लो। इसके बाद देखो राइबोसोम की बात करें तो एक लार्ज है, एक कैसी है? स्मॉल, ठीक है। ये लार्ज है क्या है? स्मॉल, ठीक है। मैंने कहा था 70S का मतलब 50 30 और 80S का 60 40, ये लिखवाया नहीं है, ध्यान है आपको सब, ठीक। राइबोसोम के बारे में 3 बातें वो ध्यान रखना है बस। नॉन मेम्ब्रेनस, किसी ऑर्गेन्स के अंदर, और प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करना, ठीक। साइटोस्केलेटन आपने देख लिया, देखा था अभी 9+2, और इधर क्या है? ये तो वैसा वाला है सीरिया फ्रेंजा का, और सेंट्रियोल का होता है क्या? 9+0, 27+0, ट्रिपलेट, और वो कैसे होते हैं? डबलेट, ठीक है। हाँ बताओ, ठीक है बेटा। इसके बाद न्यूक्लियस के बारे में देखो, ये न्यूक्लियस है जो दिख रहा है तुम्हें, क्या दिख रहा है? दिख रहा है? चलो कोई बात नहीं। ये देखो तुम्हारा क्या है बेटा? क्रोमोसोम। यहाँ पे लिखा गया है खाली काइनेटोकोर बस, सेंट्रोमियर, ये क्रोमैटिड, ये क्रोमैटिड, ठीक है। ये सब स्ट्रक्चर में तो आप लोग बताओ बेटा, ये था। इसके बाद क्या है? मैक्रोबॉडी। कह रहा है मैनी मेम्ब्रेन बॉन्ड माइन्यूट वेसिकल होती हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं? माइक्रोबॉडी, दैट कंटेन वेरियस एंजाइम आर प्रेजेंट इन बोथ प्लांट एंड। यहाँ पे ये बताना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि जो माइक्रोबॉडी जो बनती है वो भी गोल्गी बॉडी बनती है। किससे बनती है? क्योंकि गोल्गी बॉडी जो पैक करता है तो छोटी मोटी स्ट्रक्चर और वेसिकल टाइप की निकल आती है, भाई होती है सब माइक्रो बॉडी। तो आप लोगों का बेटा ये चैप्टर हो गया कंप्लीट। किसी को डाउट हो तो अपनी पूछ लो, अभी टाइम है। इसके बाद हम लोग कल से पढ़ेंगे सेल साइकिल एंड। एक बात सुन लो, सेल साइकिल सेल डिवीजन में तुम लोग क्लास में मत करना, क्योंकि वो चैप्टर थोड़ा अलग है, वो और चैप्टर की तरह नहीं है कि हम लोगों ने इस वाले चैप्टर में माइटोकॉन्ड्रिया उठाया तो माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ने लगे, क्लोरोप्लास्ट उठाया तो क्लोरोप्लास्ट पढ़ने लगे। वो एक सीक्वेंशियल चैप्टर है। सीक्वेंशियल का मतलब होता है कि अगर आपने आज क्लास नहीं पढ़ी तो कल का आपको समझ में नहीं आएगा कि कहानी चल कहाँ पे रही है। समझ गए आप लोग? तो ये बच्चे भी सुन लो बेटा, जो बच्चे नहीं आए, अरे ये नहीं कर रहा हूँ, इस पे कह रहा हूँ, फोन पे। मैं इधर देखता ही कहूँगा तो तुम्हारे तरफ देखता हूँ। वैसे मुझे ऐसे पढ़ाना चाहिए, हाँ बेटा, समझ रहे हो? तो उससे फोकस आता है, क्योंकि यूट्यूब पे देखेगा तो वो तो उसे लगना चाहिए ना सर हमें पढ़ा रहे हैं। और वो मुझे वो तो मैं कर चुका हूँ ना कई बार, वीडियो बना चुका हूँ, ठीक है। तो सही बच्चों को लाना है, ठीक है। नहीं मैं ये कर रहा हूँ, आप अपने दोस्तों से कह देना सेल साइकिल सेल डिवीजन चैप्टर ऐसा है कि उसमें आप लोगों को पर डे आना होगा। अगर आप पर डे नहीं आओगे तो इसका मतलब आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि बेटा वो चैप्टर सीक्वेंशियल चैप्टर है। अगर आप ये को एक बोलो मत, अगर आप आई फेज नहीं समझोगे तो आप लोग आई फेज कैसे समझ में आ जाएगा। और जब जो बच्चा म्यूसिस नहीं समझेगा उसे माइटोस कैसे समझ में आ जाएगा, या सॉरी माइटोस नहीं समझेगा उसे म्यूसिस कैसे समझ में आ जाएगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप लोगों को उसमें लगातार आना पड़ेगा। 3-4 दिन हम कंप्लीट करेंगे और सभी बच्चों से कहते नहीं बात, ठीक है। ये वाला चैप्टर कैसा है, इसे माइटोकॉन्ड्रिया से पढ़ने लगे तो वहीं से स्टार्ट हो गया, अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से पढ़ने लगे तो वहीं से स्टार्ट हो गया। लेकिन वो चैप्टर कैसा है, स्टार्टिंग से डे बाय डे। तो कल मिलेंगे इसी टाइम और हम लोग कल बात करेंगे सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन की, ठीक।